नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर करतार सिंह मेरी इस क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। साथियों, संस्कृत साहित्य की इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे काव्य शास्त्र की। काव्य शास्त्र वस्तुतः अपने आप में एक व्यापक विषय है। यदि हम शास्त्रीय ग्रंथों की बात करते हैं तो शास्त्रीय ग्रंथों की परंपरा जो है वो लक्षण ग्रंथों से प्रारंभ होती है। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले, काव्य शास्त्र को पढ़ने से पहले हमें लक्षण ग्रंथों पर भी चर्चा कर लेनी चाहिए कि लक्षण ग्रंथ वस्तुतः होते क्या हैं। तो यदि हम हिंदी साहित्य की बात कर रहे हैं तो रीति काव्य जहाँ पर आता है, रीति मतलब काल जहाँ पर आता है, वहाँ पर लक्षण ग्रंथों की परंपरा हमें देखने को मिलती है। लेकिन वो परंपरा जो है वो संस्कृत से ही हिंदी साहित्य में आई है, लक्षण ग्रंथों की परंपरा। ठीक है, तो यदि हम अपनी बात करें यहाँ पर तो मम्मट की बात करें, मम्मट के काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की बात करें, अन्य काव्य शास्त्रीय रचनाकारों की यदि बात करें तो लक्षण ग्रंथों की जो परंपरा है वो संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से हमें देखने को मिलती है। ठीक है, जब से साहित्य का उद्भव हुआ है तभी से लेकर के और संस्कृत परंपरा हमें देखने को मिलती है। वैदिक साहित्य को आप छोड़ दीजिए, उत्तर वैदिक साहित्य को आप छोड़ दीजिए, उसके बाद की जो परंपरा है वो निश्चित रूप से हमें मतलब लक्षण ग्रंथ देखने को मिलते हैं। अब वस्तुतः लक्षण ग्रंथ है क्या? तो लक्षण ग्रंथों में मूल रूप से लक्षणों को स्पष्ट किया गया। जैसे हम कहते हैं कि ये गद्य है, ये पद्य है, तो वहाँ एक मतलब एक क्राइटेरिया निश्चित करने का प्रयास किया गया कि भाई इसको आप गद्य कहते हो तो गद्य के क्या लक्षण है, आप पद्य कहते हो तो पद्य के क्या लक्षण है। ठीक है, हमने कह दिया कि इसे रीति की प्रधानता है काव्य में, तो फिर रीति के लक्षण आप बताइए। अलंकारों की प्रधानता है काव्य में, तो फिर आप अलंकारों के लक्षण बताइए। ठीक है, और लक्षण वास्तव में होता क्या है? वो किसी को किसी से भिन्न करे, वही तो लक्षण है। जैसे संस्कृत में हम न्याय शास्त्र पढ़ करके देखते हैं, हम वैशेषिक दर्शन पढ़ करके देखते हैं, तो वहाँ पर हमने कह दिया कि मतलब शासन आदि से परिपूर्ण जो पशु होता है उसको हम मतलब गो कहेंगे। ठीक है, या फिर हम उसको गाय कहेंगे। तो मतलब उसकी जो गलनाल या फिर जो गले की जो मतलब उसमें जो त्वचा है उसके आधार पर हमने उसका लक्षण कर दिया कि भाई इसको हम गाय कहेंगे। जो सींग वाले हैं वो सींग वालों के लक्षण में आ जाएंगे। ठीक है, जो शशविषा मतलब जो विषाणु से हीन होते हैं, अर्थात जो सींग से हीन है, वो एक अलग कैटेगरी में आ जाएंगे, तो उनका लक्षण हो गया, ये इनका लक्षण हो गया। तो वस्तुतः जहाँ पर एक क्राइटेरिया निर्धारित कर दिया जाता है, जहाँ पर एक व्यवस्था का निर्धारण कर दिया जाता है, उस परंपरा को, उस वस्तुस्थिति को निश्चित रूप से अपन क्या कहेंगे, लक्षण ग्रंथ के रूप में हम उनको स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो ये परंपरा जो है ये प्राचीन काल से चली हुई आ रही है, लेकिन शुद्ध रूप से हम मम्मट का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि मम्मट ने इसको एक व्यापक दृष्टिकोण देने की कोशिश की है। लक्षण ग्रंथ विभिन्न प्रकार के लक्षण ग्रंथ है, चाहे हम साहित्य दर्पण की बात करते हैं, हम विश्वनाथ की बात करते हैं, अन्य आचार्यों की बात करते हैं, और लगभग सभी लोगों ने अपने ढंग से इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है। पर मम्मट का जो काव्य प्रकाश है, मम्मट की कृति जो काव्य प्रकाश है, उसको हम अधिक महत्व इसलिए देते हैं क्योंकि उन्होंने जो मानदंड निर्धारित कर दिए, उन्होंने जो स्वरूप बनाया, उन्होंने जो रूपरेखा खींची, ठीक है, वो वास्तव में अद्वितीय अपने आप में। ठीक है, और इसीलिए विद्वानों का मत है कि भाई लक्षण ग्रंथ परंपरा में मम्मट के काव्य प्रकाश को पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि काव्य प्रकाश के अध्ययन के बिना लक्षण ग्रंथ अपने आप में पूर्ण रूप से व्यापक दृष्टिकोण लेकर के उपस्थित नहीं होता। ये आचार्य मम्मट के अनुसार अब हम काव्य लक्षण की विवेचना करते हैं। ठीक है, मैंने बताया सभी विद्वानों ने अपने अपने ढंग से काव्य को विवेचित करने का प्रयास किया है, काव्य के लक्षण दिए हैं, काव्य का स्वरूप बताया है, काव्य कितने प्रकार का होता है इस पर चर्चा की है विद्वानों ने। ठीक है, छंद क्या है, अलंकार क्या है, इन सब का एक समीक्षात्मक दृष्टिकोण हम आज के इस क्लास में आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम मम्मट के काव्य प्रकाश की चर्चा करते हैं, और मम्मट के अनुसार अपन देखते हैं आचार्य मम्मटानुसारेण काव्य लक्षणम निरूपियत, अर्थात आचार्य मम्मट के अनुसार जो है वो काव्य के लक्षणों का निरूपण आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मटेन इदम उक्तम। काव्य प्रकाश, ये सबसे पहले बात करते हैं आचार्य मम्मट की। शुद्ध रूप से आचार्य मम्मट के अनुसार हम काव्य के लक्षणों की चर्चा करते हैं, काव्य के लक्षणों के स्वरूप की अपन चर्चा करते हैं, और इसी दृष्टिकोण को अपन देख रहे हैं यहाँ पर। आइए बात करते हैं मम्मट के अनुसार काव्य के लक्षण की। तो सबसे पहले अपन देखते हैं काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मटेन इदम उक्तम तद दोषो शब्दार्थो सगुण अन अलंकृति पुनः क्वापि, अर्थात दोषों से रहित तद दोषो। यदि हम इस सूत्र की व्याख्या करते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं, तो हमें दिखाई देता है तद दोषो अर्थात दोषों से रहित, ठीक है, शब्दार्थो शब्द और अर्थ से परिपूर्ण, सगुण यानी गुणों से परिपूर्ण, अलंकृतवती अन अलंकृति पुनः क्वापि, और कहीं कहीं अलंकारों से रहित भी जो रचना होती है या फिर जो परिस्थिति होती है उसको हम काव्य की कोटि में रखते हैं, उसको हम काव्य की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शुद्ध रूप से ये बात बताने का प्रयास किया गया है। पहले हमने अदोषों की बात की, तो इस विषय को लेकर के विद्वानों में काफ़ी मतभेद भी रहा है, खंडन मंडन की भी प्रक्रिया यहाँ पर चली है, क्योंकि यहाँ ने उन्होंने कहा कि भाई काव्य से परिपूर्ण जो है रचना, मतलब कहीं न कहीं अलंकारों से हीन जो कृति है, वहाँ भी शुद्ध रूप से हम उसको क्या कह सकते हैं, काव्य कह सकते हैं। लेकिन कुछ विद्वान तो ऐसा मानते हैं कि मतलब अलंकारों से रहित रचना
रचना को हम काव्य की कोटि में रख ही नहीं सकते यहाँ पर। यदि हम अग्नि पुराण की बात करें, यदि हम अग्नि पुराण की बात करें तो अग्नि पुराण में तो लिख दिया कि अलंकार रहित विद्वे सरस्वती, अर्थात अलंकार से रहित जो मतलब सरस्वती है, जो विद्या है, जो काव्य है, वो तो विधवा के समान है। तो एक तरफ वो दृष्टिकोण है और दूसरी तरफ मम्मट कहते हैं कि अलंकारों से परिपूर्ण काव्य की रचना होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अतिशयोक्ति कोई नहीं। परंतु यदि हम ये बात करें कि काव्यों से रहित भी रचना क्या अलंकार हो सकती है, तो कभी कभी पुनः क्वापी, मतलब कभी कभी क्या है, अनअलंकृतवती जो है उस रचना को भी हम क्या कहते हैं, काव्य की कोटि में रख सकते हैं। ये दृष्टिकोण है कि इनका मम्मट का, ठीक है। तो ये सवाल यदि पूछा जाए कि भाई मम्मट काव्य के लिए शब्द को महत्व देते हैं या अर्थ को महत्व देते हैं, लक्षण की यदि हम समीक्षा करते हैं, तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उस चीज़ को डीपली जानने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्योंकि जब आप विश्लेषण करते हैं किसी चीज़ का, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि इसका सामान्य अध्ययन है और ये इसका विशेष अध्ययन है, ठीक है। जब आप नेट या फिर कॉलेज लेक्चर में हालांकि नहीं है, लेकिन जब हम नेट की समीक्षा करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं एक इकाई में लिखा है इसका सामान्य अध्ययन, दूसरी इकाई में लिखा है इसका विशेष अध्ययन। तो जब हम उस विशेष अध्ययन में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर हमें ये दृष्टिकोण देखने को मिलता है कि ये क्या कहना चाह रहे। तो पूछे कि भाई क्या क्या दोषों से रहित रचना अलंकार मतलब काव्य हो सकती है, हम कहेंगे हाँ बिल्कुल, दोषों से रहित रचना को अपन काव्य कहेंगे। दूसरे रूप में क्या शब्दार्थ हो, क्या शब्द और अर्थ से परिपूर्ण जो रचना है उसको अपन काव्य मानेंगे या शब्द को ही काव्य मानेंगे या अर्थ को ही काव्य मानेंगे, तो फिर हम कहेंगे कि भाई मम्मट के अनुसार तो शब्दार्थ को ही हम काव्य मानेंगे। दूसरे सवाल का उत्तर। तीसरी बात यहाँ पर कहिए, क्या गुणों से परिपूर्ण या फिर गुणों से हीन रचना, तो सगुणों कहा है, अर्थात गुणों से परिपूर्ण उसको कहा है, उसको भी अपन काव्य की कोटि में रखेंगे। अलंकारों से परिपूर्ण भी काव्य है और अनअलंकृति पुनः क्वापी, और कभी कभी अलंकारों से रहित कृति को भी हम क्या मानते हैं, काव्य की कोटि में मानते हैं। ये मत है, ये दृष्टिकोण है किनका, आचार्य मम्मट का। ये जो दृष्टिकोण है अदोषो सगुणों, इसकी चर्चा मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, तो इस पर बहुत ज्यादा अपने को विचार नहीं करना है। अब हम अन्य विद्वानों की रचना की बात करते हैं, अन्य विद्वानों के लक्षण की बात करते हैं। तो यदि और विद्वानों के लक्षण की अपन चर्चा करें तो वहां पर भी हमें यह दृष्टिकोण देखने को मिलता है। भामे क्या कहते हैं कि शब्दार्थों सहितो काव्यम, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, परंतु अपने को ये देखना है कि शब्द और अर्थ है, शब्दार्थों सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ से परिपूर्ण जो रचना है उसको अपन किस में रखते हैं, काव्य की कोटि में रखते हैं। ठीक, वो अदोषो वो कह रहे थे, परंतु शब्द और अर्थ को तो वे भी मानते थे। तो यदि सवाल पूछा जाए क्या भामे शब्द को महत्व देते हैं या अर्थ को महत्व देते हैं, तो हम कहेंगे कि भामे भी शब्द और अर्थ अर्थात शब्दार्थ दोनों को ही महत्व देते हैं, और लक्षण उनका हो गया शब्दार्थों सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ के सहित जो रचना है उसी को अपन काव्य की कोटि में रखते हैं। ये कथन है कि इनका भामा का। रुद्रत की बात करते हैं, ननु शब्दार्थो काव्यम। अब यहाँ नो एक निपात का प्रयोग, ननु का प्रयोग कर दिया, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है। क्या कह दिया कि ननु शब्दार्थो काव्यम, निश्चित ही शब्द और अर्थ से परिपूर्ण जो रचना है उसको अपन काव्य की कोटि में रखते हैं, उसको अपन काव्य की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, शब्दार्थों सहितम काव्यम, तो भामे कहते हैं शब्दार्थ, और इन्होंने क्या कर दिया कि ननु शब्द को लगा दिया। तो यदि भामे और रुद्रट की हम बात करें, दोनों के अंतर की यदि हम बात करें, तो केवल एक ननु ही शब्द को तो आधार बनाया गया ना। तो यदि इस ननु शब्द को ले लेते हो कि ननु शब्द किसने लगाया, रुद्रट ने, और ननु शब्द कहाँ नहीं है, भामे के पास नहीं है, लक्षण अपने आप ही क्लियर हो गया। ये छोटी छोटी चीज़ें जब इनका सामान्यकरण हम अपने ढंग से कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि ठीक ढंग से उस व्यवस्था का समाधान अपने आप ही हो जाता है। तो ये सबका लक्षण हम इसलिए, क्योंकि वहाँ जब 4 लक्षण आएंगे तो वहाँ देखना पड़ेगा इनमें से रुद्रट का कौन सा है, ठीक है, इनमें से भामे का कौन सा है, या इनका मत पूछो सिलेबस में क्या मम्मट तो लगा है ना, काव्य प्रकाश तो लगा है ना, तो चारों में से ये पूछेंगे इनमें से मम्मट का लक्षण कौन सा है, ठीक है, या इनमें से काव्य प्रकाश का लक्षण कौन सा है। तो जो कृति सिलेबस में लगी है, अगर साहित्य दर्पण लगी है तो फिर विश्वनाथ का लक्षण पूछेंगे वो, ठीक है, काव्य प्रकाश यदि लगी है तो फिर मम्मट का लक्षण पूछेंगे। तो जो भी कृति कोई अपना सिलेबस का पार्ट है, सिलेबस का विषय, उसका तो लक्षण पूछा ही जा सकता है। तो उसके साथ साथ हमें 2-3 का एक समीक्षात्मक विश्लेषण करना होता है, तब जाके हम खंडन और मंडन की पूरी प्रक्रिया से गुजर करके निकलते हैं। ठीक है, तो हम सबका लक्षण देख रहे हैं। यहाँ पर हम दंडी की बात कर रहे हैं, तो दंडी क्या कहते हैं, इष्टार्थ विच्छिन्ना पदावली, अर्थात अर्थ को अभिव्यक्त करने वाली पदावली ही काव्य। इष्टार्थ विच्छिन्ना, इष्ट का मतलब जो अभिष्ट अर्थ होता है, अर्थात जो अभिष्ट अर्थ को परिपूर्ण करने वाली, अभिष्ट अर्थ का परिचय देने वाली जो पदावली है, जो पदों की पंक्ति है, ठीक, अवली यानी पंक्ति होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, काव्य कहते हैं। तो ये अपना दंडी का दृष्टिकोण हो गया। तो अब जिसका दृष्टिकोण पूछा जाता है उसकी कृति के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यदि भामे के बारे में पूछा जाता है तो फिर भामे के काव्य अलंकार सूत्र के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यदि दंडी की बात हो रही है तो दंडी के काव्यादर्श के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रचना जो है उसको रचनाकार के साथ उसको हम संबद्ध करते हैं, तो रचना और रचनाकार दोनों का जो परिचय होता है उसके बारे में भी आपको एक व्यापक दृष्टिकोण लेकर के चलना पड़ता है। ठीक है,
मम्मट कहते हैं तद दोषो शब्दार्थो सगुणो अन अलंकृति पुनः क्वापि, ये अपन चर्चा कर चुके हैं। और अग्नि पुराण की यदि बात करें तो संक्षिप्त में अभिष्ट अर्थ को व्यक्त करने वाला शब्द ही क्या है, काव्य है। वो मैं अभी अग्नि पुराण की जो व्याख्या कर रहा था वो अलंकार की व्याख्या की ध्यान रखना, ठीक है। अलंकार रहिता विद्वेव सरस्वती, तो हम अलंकारों को महत्व देने के लिए उन्होंने कहा, वो उसकी चर्चा हमने सिर्फ इसलिए की है क्योंकि मम्मट कहते हैं कि कभी कभी अलंकारों से रहित कृति को भी हम काव्य मानते हैं, लेकिन अग्नि पुराण कहते हैं कि अलंकारों से रहित जो कृति है वो काव्य की कोटि में नहीं आती। वहाँ हम उसमें समर्थन और विरोध की बात करते थे, लेकिन यहाँ अग्नि पुराण के संक्षिप्त में अभिष्ट अर्थ को व्यक्त करने वाली जो पदावली है वही अभिष्ट अर्थ, ठीक है, जो निश्चित अर्थ है, जो जिस अर्थ की हम चाह करते हैं, जो एक अभिष्ट अर्थ का बखान करने वाली, अभिष्ट अर्थ को प्रयुक्त करने वाली जो पदावली है, व्यच्छिन्न पदावली है, उसी को यहाँ पर हमने आधार बनाया, ठीक है। तो ये चर्चा भी अब यहाँ पर ऑलरेडी कर चुके हैं। विश्वनाथ, ठीक है, विश्वनाथ की यदि हम बात करें, आप पाठभेद के ऊपर न जाइएगा, मैं पहले भी एक बार आपसे रिक्वेस्ट कर चुका हूँ। पाठभेद का मतलब शब्दों की जो बनावट है, इसमें कई बार जो है ये शब्द अपना आ जाता है, तो इस पर आप गौर नहीं कीजिएगा, टंकण की वजह से हो जाता है ऐसा। शकार, ठीक है, दूसरे में मूर्धन्य में परिवर्तित हो गया जो तालव्य विषय था। तो विश्वनाथ की यदि हम बात करते हैं तो एक व्यक्ति का जब हम नाम लेते हैं तुरंत अपने दिमाग में वो चीज़ें कौन जानी चाहिए कि विश्वनाथ ने काव्य के बारे में क्या, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ठीक है। मम्मट की बात आती है तो अदोषो तद्दोषो, यहाँ पर हम बात करते हैं। भामे की यदि बात आती है तो मतलब शब्दार्थ हो, रुद्रट की यदि बात आती है तो ननु शब्दार्थ हो। इस तरह से यदि चीज़ें आप रट लेंगे अच्छी तरह से, तो फिर मुझे लगता है कि फिर कहीं कोई समाधान, मतलब समस्याएं आपके सामने नहीं आएंगी, समाधान स्वतः ही हो जाएगा। लेकिन इस स्थिति तक आने के लिए आपको बार बार पारायण करना पड़ेगा, बार बार वाचन करना पड़ेगा, बार बार उसको सरसरी दृष्टि से देखना पड़ेगा। तो ये दो तीन चीज़ें जब निश्चित रूप से निकल करके आएंगी तो अपने आप मुझे लगता है समस्याओं का समाधान हो जाएगा, ठीक। तो ये दृष्टिकोण भी आपको वहाँ पर लेकर के चलना पड़ता है। तो हम बात कर रहे थे वाग्भट्ट की, शब्दार्थो निर्दोषो सगुणो प्राय सालंकारो काव्यम। यहाँ भी शब्द और अर्थ को दे रहे हैं। खास बात पर यहाँ पर आपको ये देखना है काव्य लक्ष्मण है कि शब्द को कौन महत्व देते हैं, अर्थ को कौन महत्व देते हैं और शब्दार्थ को कौन महत्व देते हैं। तो जब दोनों के बारे में पता हो कि भाई इन सबको आप कॉमन निकाल लेंगे कि ये भी शब्दार्थ है, ये भी शब्दार्थ है, ये भी शब्दार्थ है, फिर जो नहीं आती इस कैटेगरी में उनमें से अपन दो को याद कर लेंगे, सबको तो याद करने की आवश्यकता है नहीं। भाई यदि 6 व्यक्ति ये कह रहे हैं कि शब्दार्थ है और एक व्यक्ति ये कह रहा कि केवल शब्द है और एक व्यक्ति ये कह रहा कि केवल अर्थ है, तो उन 6 को तो तैयार करने की आवश्यकता है ही नहीं ना। हमें किसको तैयार करना है, जो केवल शब्द को मानता है उसका नाम याद रखेंगे और जो केवल अर्थ को मानता है उसका नाम याद रखेंगे। शेष बच गए वो सारे शब्दार्थ को मानने वाले हो गए। तो ये अपने आप में एक व्यापक दृष्टिकोण हो सकता है ना, अपना एक नजरिया हो सकता है। तो ये चीज़ें तो आप अपने हिसाब से खुद इसका सामान्यीकरण कर लीजिए। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं वाग्भट्ट कि शब्दार्थो निर्दोषो सगुणो प्राय सालंकारो काव्यम, और विद्यानाथ का नाम गुणा अलंकारो शब्दार्थो सहितो दोष विवर्जितम काव्यम, ठीक है। गुण और अलंकारों से परिपूर्ण है, शब्द और अर्थ से परिपूर्ण है, दोषों से रहित जो रचना है उसको हम काव्य की कोटि में रखते हैं। सबको हम लिख लेंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनके बारे में आपको चिंतन करना है। यहाँ पर हम मम्मट की बात करते हैं, हम साहित्य दर्पण के रचनाकार की बात करते हैं, ठीक है, हम विश्वनाथ की बात करते हैं, हम भामे की बात करते हैं, हम रुद्रट की बात करते हैं। तो कुछ इस तरह के जो विद्वान हैं जिनके बिना काव्य शास्त्र की परंपरा अधूरी रहती है, उनका तो चिंतन आपको करना ही करना है, ठीक। तो ये विद्यानाथ और जगन्नाथ की बात, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दम का बहुत महत्वपूर्ण कृति है जगन्नाथ, ठीक है। रस गंगाधर के पंडित राज जगन्नाथ के नाम से जाने जाते हैं। अब कई बार तो ये भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से पंडित राज कौन है। कई बार तो ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई पंडित राज की उपाधि किनको दी गई थी यहाँ पर। तो पंडितों के राजा जो है पंडित राज जगन्नाथ, क्योंकि जब हम नाम को भी यदि देख लेते हैं, यदि जब हम सिलेबस को पढ़ रहे होते हैं या किसी कृति को पढ़ रहे होते हैं, किसी कृति का सामान्य या विशेष अध्ययन कर रहे होते हैं, वहाँ भी हम देखते हैं क्या लिखा हुआ, पंडित राज जगन्नाथ। अब फिर वहाँ ढूंढते हैं कि भाई ये जगन्नाथ के सामने लगा था या फिर किसी और के सामने लगा था। तो ये स्थितियाँ तो ऐसे नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि एक बार जिस स्थिति को अपन देख लेते हैं तो फिर आसानी से उसका समाधान हो जाना चाहिए, ठीक है। तो पंडित राज जगन्नाथ जो है मतलब इनका रस गंगाधर नामक ग्रंथ है, ये बहुत महत्वपूर्ण रहा है। अन्य कृतियाँ इन्होंने लिखी, ऐसा नहीं केवल एक ही कृति होती, लेकिन जिसके कारण से उनको ख्याति मिलती है उस कृति को विशेष रूप से अपन देखते हैं। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दम काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है। रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है। अब यहाँ पूछे कि भाई इन्होंने शब्द पर बल दिया है कि इन्होंने अर्थ पर बल दिया है, तो लगता है कि रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्दम काव्यम, रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द को काव्य कहा गया। ऐसा लगता है कि मतलब शब्द पर बल दिया गया, लेकिन वो शब्द किसको प्रकट कर रहा, अर्थ को तो प्रकट कर रहा है ना। तो शब्द और अर्थ से भिन्न तो काव्य यहाँ भी नहीं जा रहा। यदि इस परंपरा को हम देखते हैं तो शब्द और अर्थ से भिन्न परंपरा तो यहाँ भी हमें नहीं दिखाई दे रही।
ठीक है। तो ये यदि दृष्टिकोण आप देख लेते हैं कि भाई शब्द और अर्थ किस किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया है, तो अपने आप ही जो काव्य के लक्षण की जो परंपरा है वो तो स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ठीक है। वेद की यदि हम बात करते हैं तो कवि कवयति इति तस्य कर्म काव्यम, अर्थात कवि कविता करता है या फिर कवि जो है मतलब जो भी कवि का जो कर्म होता है उसका कर्म ही जो है वो काव्य। यहाँ पर इस पंक्ति पर हम गौर करना, तस्य कर्म काव्यम, यानी कवि का जो कर्म है वही काव्य है। ठीक है। तो ये भी एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विचारधारा है, वेद की पंक्ति यहाँ पर। ठीक है। तो वेदों में प्राचीन काल से जो परंपरा चली हुई आ रही है उसी परंपरा को आगे काव्यशास्त्रीय परंपरा में फिर परवर्ती विद्वानों के द्वारा, परवर्ती काव्यशास्त्रीय आचार्यों के द्वारा इसको आगे फिर बढ़ाया गया इस व्यवस्था को। निष्कर्ष के रूप में यही कहा जा सकता है कि काव्य में गुणों के साथ साथ दोषों का निवारण अनिवार्य है। शब्दार्थ का होना काव्य का प्रधान गुण है, जो किसी निश्चित उद्देश्य पर आधारित तो वही रचना काव्य के अंतर्गत स्वीकार की गई है। तो यहाँ पर हमने देखी कि काव्य में अलंकारों की प्रधानता होती है, काव्य में शब्द और अर्थ दोनों की प्रधानता होती है। अकेले शब्द को आप काव्य नहीं कह सकते, अकेले अर्थ को आप काव्य नहीं कह सकते, दोनों चीज़ों का समाधान तो यहाँ हो गया। ठीक है। और उसके साथ साथ यदि हम अन्य दृष्टिकोण की बात करें तो ये शुद्ध रूप से निकल करके आ रहा है कि किसी निश्चित उद्देश्य पर आधारित हो, क्योंकि उसका उद्देश्य तो होता है भाई, वो फिर हम काव्य के लक्षण की बात करते हैं कि भाई निश्चित रूप से कोई प्रयोजन होना चाहिए, क्योंकि प्रयोजनम बिना मंदु अपि न प्रवर्तते। ठीक है। तो ये प्रयोजन तो किसी न किसी रचना का निश्चित रूप से होता है। यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ उसके प्रयोजन की बात नहीं कर रहे, बल्कि उसके अर्थ की बात कर रहे हैं, उसके लक्षण की बात कर रहे हैं। और विभिन्न विद्वानों का लक्षण हमने पढ़ा, हम चर्चा कर रहे हैं केवल काव्यशास्त्र में आचार्य मम्मट के काव्य प्रकाश की, लेकिन मम्मट ने तद्दोषों जो काव्य लक्षण दिया है उसके साथ अन्य आचार्यों ने किस तरह से काव्य के लक्षण को परिभाषित करने का प्रयास किया है, ये पूरा विशेष अध्ययन हम कर रहे हैं। तो जब ये विशिष्ट अध्ययन कर लेंगे फिर हमें सामान्य अध्ययन की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। ठीक है। ये भी आपको विशेष रूप से देखना है। अब काव्य के लक्षण के बाद हम दूसरे प्रश्न के रूप में देखते हैं कि मम्मटाचार्य अनुसारेण है, मम्मटाचार्य अनुसारेण काव्य प्रयोजनम संक्षिप्तम निरूप्यत, अर्थात मम्मट के अनुसार, आचार्य मम्मट के अनुसार या फिर मम्मटाचार्य के अनुसार काव्य के प्रयोजन को संक्षिप्त के रूप में निवेदित करना है, संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना। अभी हम काव्य लक्षण की बात कर रहे थे, अब हम काव्य प्रयोजन की बात कर रहे हैं। ठीक है। कि काव्य का कोई तो प्रयोजन रहा होगा। हमने अभी बात की कि प्रयोजन बिना मंदो अपि न प्रवर्तते, बिना प्रयोजन के कोई मंद बुद्धि व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है। तो बिना प्रयोजन के कोई सामान्य मति का व्यक्ति भी, कोई साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति भी यदि किसी कार्य में हाथ नहीं डालता, तो इतने प्रकांड विद्वान जो काव्य के आचार्य रहे, उन्होंने जो काव्य लिखा, उन्होंने जो ग्रंथ लिखे, उन्होंने जो लक्षण ग्रंथ लिखे, जो रचनाएं लिखी, उसके पीछे कोई तो प्रयोजन रहा होगा। ठीक है। उसी प्रयोजन की बात बताई गई कि विद्वान क्या मानते हैं कि काव्य लिखने के पीछे क्या मत रहा होगा, क्या प्रयोजन रहा होगा। ठीक है। सबसे पहले प्रयोजन की हम बात करते हैं आचार्य मम्मट के काव्य प्रकाश के अनुसार। प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदु अपि न प्रवर्तते इति न्यायेन आचार्य मम्मटानुसार काव्य सिद्धम प्रयोजनम अस्ति, काव्यम यश से अर्थ करते व्यवहार विदेश से वेतर रक्षे सद्य परिनिवर्ते कांता सम्मित उपदेश। यानी मतलब काव्य किस किस के लिए, यदि हम आचार्य मम्मट की बात करें, आचार्य मम्मट के काव्य प्रकाश की बात करें, या फिर मम्मट के द्वारा बताए गई काव्य प्रयोजन की हम बात करें, तो शुद्ध रूप से हम यही कह सकते हैं कि भाई मम्मट ने क्या क्या माना। उन्होंने माने काव्य यश से, ये यश से है। ठीक है। काव्य जो है वो यश के लिए होता है, थोड़ा सा इसमें पाठ भेद लिखने में हो जाता है, इस पर आप गौर न करें। काव्य जो होता है वो यश से, अर्थात काव्य जो है वो यश के लिए होता है। ठीक है। एक बात होगी काव्यम यश से, उसके साथ दूसरी यदि हम चर्चा करें तो उसके साथ में काम अर्थ करते, काव्य अर्थ के लिए हो सकता है, मतलब अपना यश सम्मान पाने के लिए भी व्यक्ति काव्य की रचना कर सकता है। अर्थ करते, पैसा कमाने के लिए भी व्यक्ति, धन के लिए भी व्यक्ति काव्य की रचना कर सकता है। व्यवहार विदे, ठीक है, व्यवहार का उपदेश देने के लिए, व्यवहार को दर्शाने के लिए, खुद अच्छा व्यवहार करे, लोग अच्छा व्यवहार करे तो समाज में व्यवहार की जानकारी फैलाने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए भी व्यक्ति काव्य का लेखन कर सकता है। शिवेतर रक्षे, शिव यानी मतलब शिव यानी कल्याण होता है, कल्याण के लिए। ठीक है। समाज का कल्याण हो, प्रजा का कल्याण हो, स्वयं का कल्याण हो, तो कल्याण के लिए भी काव्य की रचना की जा सकती है। शब्द प्रनिवर्तते, जो भी समस्याएं होती हैं तुरंत उन समस्याओं के समाधान के लिए भी काव्य का लेखन किया जा सकता है। क्योंकि प्राचीन साहित्य में, इतिहास में बहुत से ऐसे उदाहरण पड़े हैं कि किसी ने यश के लिए लिखा, किसी ने धन के लिए लिखा, किसी ने और के लिए लिखा, बहुत से। और वो परंपरा कालांतर में चली। केवल ये परंपरा संस्कृत में ही नहीं थी, ये परंपरा फिर कालांतर में हिंदी साहित्य तक हमें देखने को मिली। ठीक है। जिसमें हम मयूर आदि आचार्यों की बात करते हैं। ठीक है। और छोड़िए आप बिहारी की चीजिए। ठीक है। तो मिर्जा राजा जयसिंह जो है वो हर मतलब उसके ऊपर
एक दोहे के ऊपर और बिहारी को एक सरफी या एक स्वर्ण मुद्रा भेंट करते थे, और इस प्रकार से उन्होंने मतलब 700 से अधिक दोहे लिख दिए थे सतसई में, बिहारी सतसई जो आज भी उपलब्ध है। तो इस तरह से मतलब वो पैसे के लिए तो उन्होंने काम किया, तो अर्थ के लिए भी काव्य को का प्रयोजन है, काव्य का प्रणयन किया जा सकता है, काव्य को लिखा जा सकता है समस्याओं के समाधान के लिए। और कांता सम्मित उपदेश युजे शब्द एक ही, कांताओं के समान जो है उपदेश देने के लिए, मतलब जो इस तरह की बुद्धि वाले हैं, मतलब हालांकि आज के टाइम में ये विवाद का विषय हो जाएगा, स्त्री जनित जो बुद्धि वाले हैं या फिर स्त्रियों के समान जो व्यवहार वाले हैं, या फिर किसी भी रूप में हम कहें कि जिनको आवश्यकता है ज्ञान प्राप्त करने की, ठीक है, उन लोगों को ज्ञान देने के लिए भी काव्य का प्रणयन किया जा सकता है, काव्य का लेखन किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से यदि हम बात करें मम्मट की, आचार्य मम्मट की कृति की यदि बात करें, मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन की यदि बात करें, तो यश के लिए, अर्थ के लिए, व्यवहार के लिए, कल्याण के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए और उपदेश देने के लिए काव्य का प्रणयन किया जा सकता है। ये सब चीज़ें यही लिखी है जो यहाँ पर हमने समझाई, उन सारी की सारी चीज़ों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा अपन विचार नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी अपन पहले कर चुके हैं। अब अपन बात करते हैं कि ये किन किन के लिए हैं। भाई काव्य यश के लिए है, अर्थ के लिए, धन के लिए, पैसे के लिए, सम्मान, ये किसके लिए है? तो यहाँ पर बताए भाई काव्य लिखता है उसके लिए भी है, ठीक है, जो पढ़ता है उसके लिए भी है, ठीक है, और ये दोनों के लिए भी है। तो यहाँ अलग अलग जो 6 प्रयोजन बताए मम्मट ने, संख्या भी याद रखना है कि भाई मम्मट ने काव्य के कितने प्रयोजन बताए, 6 बताए। तो 6 तो कवि के लिए, 2 तो कवि के लिए बताए उन 6 में से, ठीक है, 2 श्रोता के लिए बताए उन 6 में से, और 2 फिर दोनों के लिए कॉमन उन 6 में से बताए। तो वो कौन कौन से, उन पर भी अपने को गौर करता है। कवि कृत्य, यश प्राप्ति और धन प्राप्ति। कवि के लिए जो है भाई कवि काव्य क्यों लिखेगा, यश प्राप्त करने के लिए लिखेगा, धन प्राप्त करने के लिए लिखेगा, उसका उल्लेख अपना हो गया। पाठक कृत्य द्वे, जो पढ़ने वाला है, ठीक है, जो सुनने वाला है या फिर उस रचना को पढ़ने वाला है या फिर कोई श्रोता है, उसके लिए 2 कौन कौन से, ठीक है, उसको व्यवहार के ज्ञान की और कांता सम्मित उपदेश युजे, ठीक है, उपदेश मिलता है उनको, तो इसलिए भी काव्य का प्रणयन विद्वान करते हैं। और उभय करते हैं, दोनों के लिए, मतलब ये उसके लिए भी है और इसके लिए भी है। तो इसके लिए शिवेतर रक्षति, कल्याण दोनों के लिए यहाँ पर कामना की जा सकती है, और समस्याओं का तुरंत जो समाधान है ये दोनों के लिए किया जा सकता है। इसलिए 2 कवि के लिए हैं, 2 पाठक के लिए हैं और 2 दोनों के लिए कॉमन है। इस तरह से कुल 6 प्रयोजन काव्य के मम्मट के द्वारा बताए गए यहाँ पर। ठीक है, और ये बात पहले जो समझी अपन ने उसी का वर्णन यहाँ पर तो पुनः एक बार इसको दोहरा दिया गया है कि प्रयोजनम अनुदिश मंदो अपि न प्रवर्तते, अर्थात प्रयोजन के बिना कोई मंद बुद्धि व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। फिर कवि जैसा बुद्धिजीवी यदि काव्य का प्रणयन करता है तो निश्चित ही उसका कोई प्रयोजन रहा होगा। इसी भावना को कवियों ने अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया है। काव्य प्रयोजन के विषय में भरत मुनि ने लोकहित को महत्व दिया है। ठीक है, एक सवाल अलग से आपके लिए निकल करके आ रहा है कि यदि सवाल पूछा जाए कि भाई भरत मुनि ने काव्य प्रयोजन किसे बताया है, तो आप बताएंगे भरत मुनि ने लोकहित को, ठीक है, लोकहित को भरत मुनि ने काव्य का सबसे श्रेष्ठ प्रयोजन माना है कि भाई संसार के भले के लिए, संसार के कल्याण के लिए भी काव्य का प्रयोजन किया जा सकता है। अभी हम बात कर रहे थे आचार्य मम्मट की। ठीक है, मम्मट के द्वारा बताए गए जो 6 काव्य प्रयोजन थे उनकी अपन ने चर्चा की, और अब अपन बात कर रहे हैं मम्मट से आगे बात करें किसकी, भामे की। ठीक है, भामे को हम भली भांति जानते हैं, अलंकार शास्त्र के आचार्य के रूप में हम भामे को जानते हैं। ठीक है, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति के बारे में हम भली भांति जानते हैं। ठीक है, तो हम भामे की बात करते हैं। इनका अपना दृष्टिकोण अलग, प्रयोजन तो सबने दिया है, ठीक है, लेकिन कौन व्यक्ति किस ढंग से काव्य का प्रयोजन मानते हैं वो विषय अपने लिए याद करने का, वो समझने का है। तो यहाँ क्या काव्य प्रयोजन देते हैं भामे, देखते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्षेषु वैचक्षम कलासु च करोति प्रीतिम कीर्तिम साधु काव्य निबंधनम। ठीक है, धर्म अर्थ का मोक्षम, 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ हैं, उन चारों प्रकार के पुरुषार्थों में से किसी एक पुरुषार्थ के पालन करने के लिए काव्य का प्रणयन किया जा सकता है। जो 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं, उन 4 प्रकार के पुरुषार्थों में से किसी एक का पालन करने के लिए काव्य का लेखन किया जा सकता है। धर्म अर्थ काम मोक्षेषु वैचक्षम कलासु च, मतलब व्यक्ति धर्म अर्थ काम और मोक्ष का पालन करने के लिए, अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए काव्य का प्रणयन कर सकता है। करोति प्रीतिम कीर्तिम, ठीक है, प्रीतिम कीर्तिम साधु काव्य निबंधनम, प्रीति यानी प्रेम के लिए काव्य का प्रयोजन किया जा सकता है। कीर्ति अर्थात यश प्राप्त करने के लिए जो है विद्वानों के द्वारा काव्य का नियोजन किया गया या काव्य का प्रणयन किया जाता है। ठीक है, तो ये भी काव्य लेखन में क्या, या तो पुरुषार्थों की प्राप्ति मानते हैं, भामे की यदि बात करें ये पुरुषार्थों की प्राप्ति मानते हैं। ठीक है, और कीर्ति यहाँ भी आ गया, क्योंकि यश मम्मट भी कहते हैं यश प्राप्ति, कीर्ति यहाँ भी आ गई, प्रेम यहाँ भी आ गया। तो दोनों दृष्टिकोण को भी हम ले सकते हैं भाई, इस मत को भी अपन ले सकते हैं और उस मत को भी ले सकते हैं, दृष्टिकोण अपना दोनों है वहाँ पर। ठीक है, तो वो साधु काव्य निबंधनम की बात करते हैं।
तो वहाँ वो अलग दृष्टिकोण है, यहाँ अलग दृष्टिकोण है। कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है कि भाई इनमें से कॉमन कौन सा है। कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है कि मम्मट ने जो बताया, जो काव्य का प्रयोजन बताया, और इसके अतिरिक्त भामे ने जो काव्य का प्रयोजन बताया, इन दोनों में से कॉमन कौन सा। मतलब किसी एक प्रयोजन को तो भामे भी स्वीकार करते हैं और किसी एक प्रयोजन को तो मम्मट भी स्वीकार करते हैं। तो इन दोनों प्रयोजनों में से कौन सा जो प्रयोजन है वो कॉमन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो यश आपको कीर्ति दिखाई दे रही है, ये उधर से मम्मट के भी काव्य प्रयोजन में आता है और इधर से भामे के भी काव्य प्रयोजन में आता है। तो ये दृष्टिकोण, ये मत भी कई बार आपके लिए प्रश्न बना सकता है। इस विचारधारा से भी आप इसको पढ़ा कीजिए। जब भी आप उसका अध्ययन करते हैं तब इस विचारधारा को लेकर भी आप उसका निश्चित रूप से अध्ययन करते हैं। ये बातें अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। जो यहाँ पर विचारधारा, ये वृत्ति समझाई गई है, इसका चित्रण अपन कर चुके हैं। फिर भी 1 मिनट के लिए मैं इसको पढ़ देता हूँ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों के लिए, कला के प्रसार के लिए, प्रीति तथा कीर्ति दोनों के लिए सज्जनों द्वारा काव्य का प्रणयन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अलग अलग विद्वान मानते हैं, अलग अलग विद्वानों की हमने चर्चा कर दी। यदि केवल वामन की बात की जाए, वामन तो यश और आनंद को काव्य का प्रयोजन मानते हैं। ये अलग से प्रश्न अपने लिए हो गया। आचार्य वामन, अब जब आचार्य वामन का नाम आता है तो आचार्य वामन की रीति संप्रदाय के बारे में भी आपको चिंतन करना चाहिए। काव्यशात्मा रीति, उस रीति परंपरा के बारे में भी आप गौर करेंगे, ठीक है, ठीक है। इनकी कृति के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। और यदि हम बात करते हैं इसकी अन्य व्यक्तियों की, यदि हम बात करते हैं इनके बाद में इसके साथ में आनंदवर्धन की बात करते हैं, तो दंडी ज्ञान और यश को काव्य का प्रयोजन मानते हैं, ये भी अपन स्वीकार करेंगे। आनंदवर्धन मनोरंजन को काव्य का प्रयोजन स्वीकार करते हैं, इसमें भी अपन बात करेंगे। हालांकि विद्वानों का मतभेद भी रहा है इन विषयों को लेकर के, इनका विद्वानों का मतभेद भी रहा है। पर एक कारण तो हो सकता है ना भाई, यदि हम हिंदी साहित्य के महान रचनाकार आचार्य मतलब इनकी बात करें, प्रेमचंद की बात करें, तो प्रेमचंद कहते हैं कि यदि मनोरंजन करना ही काव्य का उद्देश्य होता तो फिर मदारी में और शिक्षक में फर्क ही क्या रह जाता। मनोरंजन तो सड़क पे बैठ के वह भी कर रहा है। प्रेमचंद का कथन है, मेरा नहीं है यहाँ पर। तो एक विचारधारा अलग है उनकी, ठीक है, क्योंकि और बात भी सही है, क्योंकि मनोरंजन हमारा उद्देश्य नहीं हो सकता। एक शिक्षक का उद्देश्य मनोरंजन नहीं हो सकता। हालांकि आज व्यवस्था बहुत तेज गति से बढ़ रही है, आज ये जो व्यवस्था है वो तेज गति से बढ़ रही है। आज जो मनोरंजन करता है वो एक अच्छा शिक्षक है और उसके साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं उसके साथ, वो दृष्टिकोण अलग है यहाँ पर, ठीक है। आगे जाकर के कौन से गर्त में जाएंगे वो विषय नहीं, वो तब की बात है, देखा जाएगा जो होगा, यद भविष्य वाली परिस्थितियां यहाँ पर होगी। अतः सभी विद्वानों का दृष्टिकोण अलग है, सभी विद्वानों का मत अलग है, सभी विद्वानों का नजरिया अलग है। हाँ, आनंदवर्धन ये स्वीकार करते हैं कि मनोरंजन है, परंतु एक बात यहाँ ध्यान रखनी चाहिए कि संस्कृत के जितने भी आचार्य हैं वो केवल एक तथ्य को स्वीकार नहीं करते, उनके साथ दूसरी विषय वस्तु भी जुड़ी रहती है। वे ये नहीं कहते कि केवल मनोरंजन है। मनोरंजन हो सकता है, मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हैं, सभी प्रबुद्ध विद्वानों के द्वारा इस चीज को स्वीकार किया जाता है, ठीक है। जो भी बुद्धिजीवी इसको बातें मानेगा कि हाँ मनोरंजन एक कारण हो सकता है। हम नाटक को लेते हैं उसके पीछे भी मनोरंजन है, ठीक है। हम किसी कृति को लेते हैं उसके पीछे भी मनोरंजन है, ठीक है। प्राचीन काल में जो नाटक की व्यवस्था थी आज वो फिल्मों का रूप ले चुकी है। तो भरत मुनि ने भी कहीं न कहीं नाट्य की व्यवस्था की ना भाई। जब देवासुर संग्राम के बाद घटना घटित होती है और वहां पर जब दोनों पक्ष, देवता और असुर दोनों बहुत ज्यादा परेशान और दुखी हो जाती है, तो उनके मनोरंजन के लिए भी नाट्यशास्त्र की रचना भरत मुनि के द्वारा हजारों साल पहले की गई ना। वही व्यवस्था है। एक कारक हो सकता है, एक कारण हो सकता है, लेकिन मूल कारण नहीं हो सकता। मेरा तात्पर्य बताने का ये, कारण हो सकता है लेकिन मूल कारण मनोरंजन नहीं हो सकता, क्योंकि वही बात है, यदि मनोरंजन को मूल कारण मान लिया गया तो फिर वही शिक्षक और मदारी में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। ये प्रेमचंद की जो उक्ति है, प्रेमचंद का जो कथन है, ये सार्थक होता हुआ दिखाई देगा। यही बात आगे बताइए, काव्य प्रयोजन माना, चारों पुरुषार्थों को काव्य का प्रयोजन माना। अब मम्मट जो है वो काव्य प्रकाश में यश से अर्थ करते व्यवहार विदेश वेतर अक्षर है, इसकी तो अपन चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यहाँ तो अपन इसकी चर्चा करेंगे ही नहीं। मम्मट की तो हमने सबसे पहले व्यवस्था की है। इसके बाद की यदि हम बात करें तो यहाँ पर ये जो दृष्टिकोण समझा है, ये हालांकि इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा चिंतन कर चुके हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल हैं, इनके बारे में भी अपन थोड़ा सा चिंतन कर लेते हैं कि यदि ये पूछ लिया जाए भाई यश के लिए कौन से व्यक्ति ने कार्य किया, तो एक अलग सवाल बन गया। ये पूछा जाए कि धन के लिए कौन से व्यक्ति ने या कौन से कवि ने कार्य किया, तो दूसरा सवाल बन गया। जैसे अभी मैंने बिहारी की बात बताई आपको। तो इस तरह से लोगों का दृष्टिकोण अलग हो सकता है, नज़रिया अलग हो सकता है, लेकिन प्रश्न जहाँ से बनते हैं उन सारी चीज़ों को तो अपने को देखना पड़ेगा, चाहे वो सकारात्मक रूप में देखें या फिर वो नकारात्मक रूप में देखें। आइए देखते हैं क्या कहते हैं ये। यहाँ हम बात कर रहे हैं मूल रूप से, अर्थात काव्य यश के लिए, अर्थ के लिए, व्यवहार के लिए, कल्याण के लिए, तुरंत निवृत्ति के लिए और कांता सम्मित उपदेश के लिए होता है। इस बात का वर्णन हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं सारी चीज़ों का, ठीक है। दूसरी पंक्ति को अपन देखते हैं। इन्होंने प्रतिभा को महत्व दिया है। भावित्री और कार्यत्री प्रतिभा के दो रूप हैं। वास्तव में
कारण काव्य के होते हैं, जैसे कालिदास ने यश के लिए काव्य लिखा, तो यहाँ पर ये भी क्या प्रतिभा भी काव्य का कारण हो सकती है। हम कहेंगे हाँ, काव्य लेखन के प्रयोजन में प्रतिभा भी होता है। कुछ व्यक्ति अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए भी काव्य का लेखन कर सकते हैं, और संस्कृत साहित्य में ऐसी परंपरा देखने को हमें मिली है। ठीक है, बहुत से विद्वान ऐसे हुए हैं। यदि हम केवल डायरेक्ट रूप से ये नहीं कर सकते कि भारवी ने ऐसा किया, लेकिन भारवी के काव्य को लेकर विद्वानों ने उल्लेख किया कि इतनी जटिल बना दी उस प्रक्रिया को कि संभवतः अपनी योग्यता का प्रदर्शन करना उनका उद्देश्य रहा। था या नहीं था एक कारण है, लेकिन समीक्षकों ने चर्चा तो की ना, तो ये भी एक कारण हो सकता है, प्रतिभा। आगे हम बात करते हैं, श्रीहर्ष ने अर्थ हेतु काव्य का प्रणयन किया। मयूर ने शब्द निवृत्ति के लिए काव्य लिखा था। ध्वनिवादी आचार्य आनंदवर्धन ने मन को प्रसन्न करने के भाव को ही काव्य की कोटि में रखा है, जैसे वे कहते हैं कि मन है प्रियते से काव्यम। तो अभी हम बात कर रहे थे, काव्य यश के लिए लिखा जाता है, अर्थ के लिए लिखा जाता है, धन के लिए लिखा जाता है, सद प्रवृत्ति के लिए लिखा जाता है, काव्य संपन्न उपदेश के लिए लिखा जाता है, कांता सम्मित उपदेश के लिए लिखा जा सकता है। उनके उदाहरण यहाँ पर दिए गए। ठीक है, यहाँ पर एक बात बताई गई, ये लिखा कि श्रीहर्ष ने अर्थ के लिए काव्य लिखा। यदि कोई पूछे कि भाई ऐसे किसी राइटर या संस्कृत के किसी ऐसे रचनाकार का नाम बताइए जिन्होंने अर्थ के लिए काव्य लिखा, ठीक है, तो यहाँ पर हम श्रीहर्ष की बात करते हैं। और श्रीहर्ष आपको पता है कि जो उन्होंने मतलब क्या नल और दमयंती का जो चित्रण किया है, ठीक है, अपने नैषधीय चरितम काव्य में, तो किसी एक राजा को इतना ऊपर उठा देना, किसी नायिका के सौंदर्य को मतलब इतना ऊपर उठा देना कि वहाँ पर उसमें ऐसा अलंकार की छटी दिखने लगे जहाँ पर मुनासिब ना हो, इस तरह का दृष्टिकोण वहाँ पर दिखाया गया। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पर, तो ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, धन के लिए व्यक्ति काव्य लिख सकते हैं। मयूर का वर्णन किया कि समस्याओं के समाधान के लिए जैसे रोग आदि का विधान था और उससे निवृत्ति के लिए काव्य लिखा गया, तो वो भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मन की प्रसन्नता के लिए भी काव्य लिखा जा सकता है। ठीक है, अपने मन की संतुष्टि के, किसी को कुछ नहीं चाहिए लेकिन मेरा मन चाहता है मुझे काम करना है तो कर रहा है। आज भी विद्वान इस तरह से अपने मन की संतुष्टि के लिए कार्य कर रहे हैं, ये भी एक विषय हो सकता है। भोजदेव ने गुण, अलंकार, कीर्ति और प्रीति के साथ अभिजात वर्ग को उपदेश देना काव्य का प्रमुख माना। यहाँ पर देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, भोजदेव उपदेश किसको? अभिजात्य वर्ग को। अभिजात्य वर्ग ऊंची श्रेणी में रहने वाले, जिसको हम सवर्ण कहते हैं आज की व्यवस्था में। ठीक है, जो ऊंची जाति के लोग हैं उनको उपदेश देना बहुत आवश्यक है, ऐसी भोजदेव की मान्यता रही। हो सकता है उन्होंने तत्कालीन समय में कुछ देखा हो, उस व्यवस्था को देखा हो, उनके मन में जो भाव रहे उन्होंने व्यक्त कर दी। उन्होंने कहा कि जो गरीब व्यक्ति, नीचे तबके का जो व्यक्ति है, उसको उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके पास ऐसा कुछ साधन ही नहीं है जिसका वो दुरुपयोग करेगा, वो गलत दिशाओं में जाएगा। हाँ, जो अभिजात्य वर्ग के लोग हैं, जो ऊंची श्रेणी के लोग हैं, ठीक है, जिसको सवर्ण की कोटि में हम रखते हैं, वो उपदेश देने के लायक होते हैं। और इसीलिए कांता सम्मित उपदेश युजे आदि का प्रयोग विद्वानों के द्वारा या फिर आचार्य मम्मट के द्वारा काव्य प्रकाश में किया गया है, ऐसा भोजदेव की मान्यता है। दूसरे रूप में अपनाते हैं, भोज इसी उपदेश को आनंद की अनुभूति मानते हैं। बाण भट्ट की कादंबरी में राजकुमार चंद्रापीड़ को मंत्री शुकनास का दिया गया उपदेश इसी आनंद का उदाहरण है। ठीक है, ऐसा भोजदेव की मान्यता है। शुकनास उपदेश हमारे सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, तारापीड़ के बेटे चंद्रापीड़ को कादंबरी में जो शुकनास मंत्री के द्वारा, महामंत्री के द्वारा जो शुकनास को उपदेश दिया गया, शुकनास के माध्यम से चंद्रापीड़ को, वो कह रहा है कि वो आनंद के लिए था। ठीक है, हो सकता है आनंद के लिए हो, लेकिन उसके पीछे जो राजनीतिक दृष्टिकोण देखने को मिलेंगे तो आपको भी लगेगा और मुझे भी लगेगा कि केवल वो आनंद के लिए तो नहीं था। ठीक है, हो सकता है उसके पीछे कर्तव्य की पालना रही हो। एक राजा का बेटा युवावस्था में यदि राजकुमार से और उसको मंत्री, उसको राजा बनाया जा रहा है, उसके मतलब उसको मुकुट पहनाया जा रहा है, ठीक है, उसको राज्य की पूरी सत्ता सौंपी जा रही है, और उसका अनुभवी मंत्री, पिता का अनुभवी मंत्री यदि उस पुत्र को जो अभी अभी राजगद्दी पर बैठा है उसको कोई उपदेश देता है, तो केवल उसमें मन की प्रसन्नता तो एक कारण नहीं हो सकता। ठीक है, वो अपने कर्तव्यों से भी जुड़ा हुआ, इसलिए भी उसका दायित्व बनता है। लेकिन ये नहीं कि भी मंत्री का दायित्व है कि उसको उपदेश दे, एक कारण हो सकता है, एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन सारे तो कारण नहीं हो सकते। तो ये एक निश्चित रूप से कारण हो सकता है, इस पर भी अपने को गौर करनी। बहुत व्यापक रूप से हम इस विषय को ले रहे हैं। व्यापक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि काव्य शास्त्र में जो यूनिट जो हमारी है उसमें सर्वाधिक प्रश्न हमारे बनते हैं, इसलिए थोड़ा सा हम इस पर अलग समय लेकर के चल रहे हैं, ध्यान रखना हमें। काव्य के 6 प्रयोजन है, कवि के लिए 2, यश प्राप्ति आदि के लिए जो 2 हैं, इनकी हम चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं, इनके बारे में बहुत ज़्यादा विचार नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम कुछ हिंदी के महान विचारों की बात करते हैं। केवल हिंदी का वर्णन ये नहीं कर रहे हैं कि हम हिंदी पढ़ रहे हैं, इसलिए हम उसका वर्णन कर रहे हैं क्योंकि जो 6 प्रकार के प्रयोजन वहाँ पर मम्मट के द्वारा बताए गए हैं, उन 6 प्रकार के प्रयोजनों के अतिरिक्त भी कुछ प्रयोजन है और उनमें समाहित भी कुछ प्रयोजन है। ठीक है, इसीलिए हमने आचार्य मतलब मुंशी प्रेमचंद की हमने बात की थी। ठीक है, उपन्यासकार की बात की थी, कहानीकार की बात की थी। अब हम तुलसी की भी बात इसलिए कर रहे हैं कि तुलसी ने महान काव्य रामचरितमानस की रचना कर दी। वो केवल एक हिंदी का काव्य नहीं है,
ठीक है, बल्कि भारतीय संस्कृति की धरोहर है। अपने समय के तत्कालीन समय की मतलब विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं को समन्वित करने का प्रयास किया। उन्होंने शैव और वैष्णव को एक धरातल पर ला करके खड़ा कर दिया। उन्होंने द्वैत और अद्वैत को एक धरातल पर ला करके खड़ा कर दिया। ठीक है, उन्होंने सगुण और निर्गुण को समान धरातल पर ला करके खड़ा कर दिया। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसको मतलब समन्वय की विराट चेष्टा का नाम दे दिया। इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने तत्कालीन समय की जो संस्कृति थी उसका एक व्यापक दृष्टिकोण लेकर के एक मतलब स्तंभ के रूप में मतलब रामचरितमानस की रचना की। इसलिए वो सिर्फ एक हिंदी का काव्य नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति का एक हस्ताक्षर है, भारतीय संस्कृति की एक अमिट धरोहर है। इसलिए उनका दृष्टिकोण भी यहाँ पर दिखाया गया संस्कृत की परंपरा के साथ ही। स्वांति सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, कि मैं तुलसीदास केवल अपने मन की संतुष्टि के लिए रघुनाथ की गाथा गा रहा हूँ। ठीक है, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, मतलब मुझे कोई प्रयोजन नहीं है, ना मुझे किसी से कोई लेना है, ना मुझे से कोई देना है। क्योंकि आपने पढ़ा है तुलसी की भावना के बारे में कि मतलब लेबे को एक न देबे को देहू। ठीक है, मांग के खाना, मस्जिद में रहना और मस्त मौज फकीरी में मुझे जीवन यापन करना है, मतलब अल्हड़वाद में। ठीक है, जिसको हम हालावाद भी आचार्य मतलब बच्चन के द्वारा आगे चल करके कहा गया। तो मतलब मन की संतुष्टि के लिए भी काव्य लिखा जा सकता है, ये भी काव्य का एक प्रयोजन हो सकता है। यहाँ पर सिर्फ इसलिए उनका उदाहरण दिया गया है। क्या पूछे, क्या मन की संतुष्टि या स्वांत सुखाई भी काव्य का प्रयोजन हो सकता है? हम कहेंगे हाँ, मन की संतुष्टि भी काव्य का एक प्रयोजन हो सकता है। मानसिक संतुष्टि के लिए व्यक्ति किसी भी हद तक चला जाता है। मानसिक संतुष्टि के लिए व्यक्ति मोह माया के बंधनों से आजाद होकर काव्य का प्रणयन कर सकता है। एकांत जीवन व्यतीत करता हुआ व्यक्ति विभिन्न प्रकार से मन की संतुष्टि के लिए विभिन्न कार्यों को, विभिन्न क्रियाकलापों को दे सकता है। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक ग्रंथे उक्तम शक्ति निपुणता। अब हम आगे बात करते हैं। मम्मट अनुसार काव्य प्रकाश नामक ग्रंथे उक्तम क्या कहा गया कि शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्य वेद वक्षणात् काव्य शिक्षा अभ्यास हेतु तद उद्भवे। यहाँ पर आगे दूसरी विचारधारा आगे कि भाई काव्य का हेतु क्या है। अगली विचारधारा, अगले प्रश्न यहाँ पर उपस्थित होता है कि आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य के हेतु किसे बताए गए। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर शुद्ध रूप से अपन देखेंगे, बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। शक्ति, निपुणता और अभ्यास, ये काव्य के तीन हेतु। हेतु मतलब कारण। ठीक है भाई, कोई व्यक्ति काव्य लिखता है तो उसके पीछे कोई कारण तो रहा होगा ना। सभी व्यक्तियों के द्वारा तो काव्य का लेखन नहीं किया गया। बस सब व्यक्ति तो काव्य को नहीं लिख पाते, तो फिर क्यों किसी व्यक्ति में इस प्रकार की भावना जागृत होती है कि वो काव्य का लेखन कर देता है? क्यों कोई विद्वान काव्य न लिख करके और श्रुति परंपरा से अपनी व्यवस्था का बखान करने लग जाता है? कोई विद्वान दूसरे ढंग से उस स्थिति को ले जाता है। फिर काव्य कुछ लोग ही क्यों लिखते हैं? उसके पीछे कारण बताया, उसके पीछे कोई हेतु काम करता है, उसके पीछे भी कोई फैक्टर काम करता है। और वो हेतु क्या है? या तो उसमें काव्य करने की शक्ति होती है, या उसमें काम करने की, वो काव्य का प्रणयन करने के लिए निपुणता होती है, क्योंकि योग्यता सब में नहीं होती। ठीक है, और उसमें बार बार का अभ्यास भी होता है। यदि ये काम, तीनों काम करने में व्यक्ति सक्षम होता है तो निश्चित रूप से काव्य का लेखन किया जा सकता है। काव्य के हेतु, शक्ति, निपुणता और अभ्यास आचार्य मम्मट के अनुसार, काव्य प्रकाश के अनुसार। यदि मम्मट के बाद आचार्य दंडी की हम बात करें तो दंडी की कृति का सबसे पहले आपको नाम उल्लेख करना है, नाम ध्यान रखना। आचार्य मतलब दंडी की हम बात करते हैं तो काव्यादर्श इनका काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। रचना बहुत लिखी। ठीक है, दंडी ने बहुत रचनाएं लिखी। हम किसी एक रचना की बात नहीं करते, हम इसलिए एक रचना की बात कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने काव्य शास्त्रीय ग्रंथ पर भी कार्य किया और काव्य शास्त्रीय रचना उनकी काव्यादर्श ही है। ठीक है, इसलिए हम दंडी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो दंडी ने भी काव्य शास्त्रीय ग्रंथ में क्या कहा कि तीन हेतु माने गए, नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल या शास्त्रों का ज्ञान और अभ्यास। बदल गए, हेतु वहाँ भी तीन ही है। मम्मट ने भी तीन ही कहे, दंडी ने भी तीन कहे, लेकिन व्यवस्थाएं बदल जाती हैं। ठीक है, वहाँ शक्ति, निपुणता और अभ्यास को माना गया, लेकिन यहाँ पर क्या माना गया? यहाँ पर निर्मल ज्ञान को, प्रतिभा को माना गया है। ठीक है, और निर्मल ज्ञान को माना गया, नैसर्गिक प्रतिभा को माना गया है और अभ्यास को माना गया। ठीक है, तो ये एक अलग चीज़ होगी। वो कहते हैं कि भाई प्रतिभा के बिना व्यक्ति काव्य का प्रणयन कर ही नहीं सकता। निर्मल ज्ञान की प्राप्ति व्यक्ति को नहीं होती, उसके बिना काव्य का मतलब प्रणयन कर ही नहीं सकता। कॉमन एक अभ्यास उनका मिल रहा है। बात वही है भाई, जो शक्ति कह रहे हैं वो उनके पास उनकी प्रतिभा होगी, आप चीज़ वही है, नाम बदल दिया, लेकिन अभ्यास को अभ्यास रखा। तो दंडी और मम्मट में अभ्यास को हमने कॉमन रूप में स्वीकार किया, ये भी आपको ध्यान रखेंगे। और नैसर्गिक की प्रतिभा श्रुतम बहुनिर्मलम आनंदास अभियोगो अस्या कारणम काव्य संपदा, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। अभ्यास को तो सभी ने स्वीकार किया। कुंतक और रुद्रक हेतुओं की संख्या को तीन ही मानते हैं। ठीक है, मतलब शक्ति, उत्पत्ति और अभ्यास ने लोक व्यवहार ज्ञान, विद्या, शास्त्रों ज्ञान, प्रकीर्ण समयानुसार ज्ञान को हेतु माना है। वामन ने काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में प्रतिभा को तो जन्मजात गुण ही माना है। ठीक है, अगर हम वामन की बात क्योंकि तीन तो सभी मान रहे हैं, नाम अलग अलग ढंग से दे रहे हैं, इनकी व्याख्या आप अपने ढंग से कर लेंगे, लेकिन जो मूल विषय वस्तु है वो मैं आपको बता रहा हूँ
यदि हम वामन की बात करें तो वामन कहते हैं कि भाई प्रतिभा के बिना कुछ नहीं हो सकता। प्रतिभा जो आपकी है, आपका जो टैलेंट है, आपकी जो योग्यता है, उसके बिना हो ही नहीं सकता, और वो उसको जन्मजात मानते हैं। हमने कारित्री और भावित्री प्रतिभा को भी पढ़ा है यहाँ पर, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर मैं बता देता हूँ एक सामान्य रूप से। कारित्री प्रतिभा वो होती है जो मतलब कर्म में कुशलता के माध्यम से व्यक्ति को प्राप्त होती है, और भावित्री प्रतिभा वो होती है जो जन्मजात होती है। कुछ हम कहते हैं कि बच्चा गॉड गिफ्ट है, मतलब ये लेकर के इस व्यवस्था को आया, वो गॉड गिफ्ट है, उसकी भावित्री प्रतिभा है। लेकिन जब हम किसी कार्य में हाथ डालते हैं तो पहले उस कार्य में हम निपुण नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, बार बार उस वस्तु स्थिति के हम संपर्क में आते हैं, तो फिर क्या है, उसके साथ हम निपुण हो जाते हैं। जब हम पहली बार किसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग, किसी गैजेट का प्रयोग करते हैं तो इतने हम कुशल नहीं होते, पारंगत नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे उसमें हमारी निपुणता आ जाती है। ठीक है, तो वो कारित्री प्रतिभा होती है। तो ये क्या कहते हैं वामन की, कवित्व बीजम प्रतिभा कवित्श बीजम, मतलब ये जो कवित्व का बीज जो है ना, मतलब कविता करने का जो बीज है, काव्य लेखन का जो बीज है, ये सच में प्रतिभा होती है। ठीक है, और ये जन्मजात पाई जाती है, ऐसा मानना है किसका, वामन का। अब ये वामन कौन है, आपको ध्यान रखना है, रीति शास्त्र के आचार्य वामन है। ठीक है, मम्मट ने 3 बताए, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम राजशेखर की बात करते हैं। ठीक है, शक्ति निपुणता की हम बात कर चुके हैं, मम्मट के द्वारा बताया, उसके दोबारा हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। राजशेखर ने प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों को काव्य का मिश्रित हेतु माना, यानी प्रतिभा भी है और व्युत्पत्ति भी है। ठीक है, इन दोनों को यदि कॉमन कर लिया जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति में काव्य लेखन की प्रतिभा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अब ये काम करते हैं, ये प्रतिभा को भावित्री और कारित्री 2 रूपों में स्वीकार करते हैं। रस गंगाधर के रचनाकार पंडित राज जगन्नाथ ने प्रतिभा को ही महत्व दिया है। इनका मानना है तस्य च कारणम कविबता केवलम प्रतिभा। तो यहाँ पर एक कॉमन चीज मिलती है कि राजशेखर भी प्रतिभा को ही महत्व देते हैं, और रस गंगाधर के जनक आचार्य जगन्नाथ जो हैं, पंडित राज जगन्नाथ जो हैं, वो भी क्या मानते हैं कि वो भी प्रतिभा को ही मानते हैं। तो और दोनों में फर्क है यहाँ पर, वो प्रतिभा के 2 रूपों को स्वीकार करते हैं। राजशेखर प्रतिभा को भावित्री भी मानते हैं और प्रतिभा को कारित्री भी मानते हैं, मतलब वो जन्मजात भी मानते हैं, और कार्य की कुशलता से भी प्रतिभा की उत्पत्ति होती है, वो ये भी स्वीकार करते हैं। परंतु यहाँ पर तस्य कारणम कविगता केवलम प्रतिभा, ये कहते हैं कि केवल प्रतिभा ही वो कारण है जिसके माध्यम से किसी काव्य का लेखन किया जा सकता है। ये मतलब कथन है पंडित राज जगन्नाथ का। निष्कर्ष यह है कि लगभग सभी आचार्यों ने प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य का हेतु माना। फिर इन तीनों का स्वरूप क्या है, इस विषय में राजशेखर कहते हैं। ठीक है, राजशेखर क्या कहते हैं, प्रतिभा। अब यहाँ पर राजशेखर ने प्रतिभा के बारे में हम वर्णन किया। सभी मानते हैं प्रतिभा को, किसी न किसी रूप में प्रतिभा को सब स्वीकार करते हैं, परंतु प्रतिभा है क्या, इसकी जो व्याख्या है वो राजशेखर के द्वारा की गई है। तो ये भी व्याख्या आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर कि प्रज्ञा नव उन्मेष सालनी प्रतिभा मता सा शक्ति केवल काव्य हेतु, यानी व्यक्ति में जो नवीन से नवीन एक दृष्टिकोण उभर करके आता है, व्यक्ति में जो नया से नया एक अंकुर उभर कर आता है, हर रोज उसमें उसकी स्थिति में जो निखार आता है, उसके ज्ञान में जो चीज़ों का जुड़ना, हर रोज एक नई चीज़ जुड़ती है, उसको हम प्रतिभा कहते हैं। और उसका कारण बताया केवल कि यह शक्ति केवल काव्य हेतु, ये जो शक्ति है अर्थात ये जो प्रतिभा है ना, यही काव्य का हेतु होती है। सभी व्यक्ति काव्य को नहीं लिख सकते, ये राजशेखर का मत है। और प्रज्ञा नव उन्मेष सालिनी, ये उनकी व्याख्या की है प्रतिभा की। आचार्य मम्मट ने भी प्राय यही कहते हैं कि शक्ति कवित्व बीज रूपम संस्कार विशेष, अर्थात ये जो शक्ति है यही कविता का बीज रूप है और ये संस्कार के रूप में पाई जाती है। तो यदि संस्कार के रूप में पाई जाती है तो ये जन्मजात होती है। परिभाषा का ही तो फर्क है, भाषा का ही तो फर्क है। यदि यह जन्मजात होती है और यदि ये संस्कार के रूप में पाई जाती है तो निश्चित रूप से ये जन्मजात होती है। इसका दृष्टिकोण यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है, उसके साथ में व्युत्पत्ति, इसका शाब्दिक अर्थ निपुणता, पांडित्य या शास्त्र ज्ञान है। राजशेखर कहते हैं कि उचित अनुचित विवेक को व्युत्पत्ति। कहीं कहीं हमने माना है कि व्युत्पत्ति भी अपने आप में एक काव्य का हेतु होती है, काव्य का जो कारण है वो व्युत्पत्ति भी होती है। किसने कहा, ये दृष्टिकोण आपको याद रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि व्युत्पत्ति होती क्या है। तो यदि ये बात करें तो क्या है कि उचित अनुचित विवेको व्युत्पत्ति, उचित और अनुचित का विवेक करने वाली जो शक्ति मनुष्य के पास है उसी को अपन व्युत्पत्ति का नाम दे रहे हैं। ठीक है ना। आचार्य वामन ने अभ्यास के विषय में लिखा कि अभ्यास ही कर्मशु कौशलम भाविति। हम बार बार अभ्यास की बात करते हैं, हमने इस कार्य के लिए अभ्यास किया, तो पूछा भाई अभ्यास होता क्या है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि मतलब कर्मशु कौशलम, मतलब कर्म में जब कुशलता आती है, बार बार के करने से, किसी भी कार्य को बार बार दोहराने से जो कर्मशु कौशलम अर्थात कर्मों में जो कुशलता आती है, उस कुशलता को ही अपन अभ्यास के नाम से जानते हैं। रसरी आवत जाते शिल्प पर निशान पढ़ा है आप लोग, वही ये कर्मों की कुशलता अभ्यास है। ठीक है,
इन तथ्यों को आधार बनाकर कहा जा सकता है कि प्रतिभा को ही निश्चित रूप से सारे कारणों को प्रधान कारणों के रूप में हम स्वीकार करते हैं। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य भेदा निरूपित। अब अगली जो बात आती है वो आती है अपनी काव्य के भेदों की। ठीक है, अभी हम काव्य के हेतु की बात कर रहे थे, इसके बाद बात आती है कि भाई काव्य के भेद कितने होते हैं। ठीक है, काव्य के भेदों की बात बताई गई है। तो यहाँ जब हम काव्य की बात करते हैं तो मूल रूप से काव्य के हम तीन ही भेद की बात करते हैं, उत्तम की बात करते हैं, मध्यम की बात करते हैं और अधम की बात करते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त काव्य कौन कौन से होते हैं उस पर भी अपन दृष्टिपात करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं मम्मट अनुसार काव्य भेदानुरूपित। काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मटेन काव्य त्रय भेदी सुविभक्तम। आप तो सबसे पहले तो अपने को ये है कि मतलब कितने माने उन्होंने, तीन भेद माने। एक उत्तम काव्य माना है उन्होंने, ठीक है, जिसको हम ध्वनि काव्य कहते हैं। फिर एक को मध्यम काव्य माना है और एक को गुणीभूत व्यंग्य काव्य माना है। ठीक है, निम्न काव्य चित्र काव्य मम्मटानुसारण काव्य गुण लक्षण संक्षिप्त प्रतिपादित। यहाँ पर अपन इसकी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मतलब उत्तम हो गया, मध्यम हो गया और अधम हो गया, ये तीनों की अपन चर्चा इसमें कर ली है। ठीक है, तो मतलब उत्तम जिसमें मतलब व्यंग और ध्वनि निकलती है, मध्यम जो होता है उसमें जो व्यंजना शब्द शक्ति होती है वो थोड़ी कम हो जाती है और उसमें जो लक्षणा है उसकी प्रधानता थोड़ी सी हो जाती है। जो अधम होता है वो चित्र काव्य होता है, उसमें अभिधा की प्रधानता होती है। सामान्य रूप से यही चर्चा करेंगे, लेकिन हम केवल इसका विश्लेषण कर रहे हैं इसलिए हम उसके तीन रूपों की चर्चा करेंगे। भाई प्रथम कौन सा उत्तम होता है, फिर दूसरा मध्यम होता है और तीसरा अधम होता है। ठीक है, पहला जो होता है उसमें व्यंग की प्रधानता होती है, मतलब उसमें ध्वनि की प्रधानता होती है। ठीक है, आचार्य आनंदवर्धन ने जो धन्यालोक में ध्वनि की प्रधानता कही है कि लावण्याम अंगनाशु, महिलाओं में, स्त्रियों में जो मतलब एक लावण्य के समान जो सौंदर्य पाया जाता है, उसी प्रकार से शब्द और अर्थ से भिन्न जो है वो काव्य में ध्वनि होती है। जैसा आनंदवर्धन ने कहा है वही दृष्टिकोण यहाँ पर शुद्ध रूप से दर्शाया गया। अब हम बात करते हैं अष्टम उल्लासे मम्मटाचार्य उत्तम ये रसस अंगानी धर्मा शौर्यादिवात्मा उत्कर्ष विते जो है मतलब स्योर स्थितियों गुणा। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल पूछा गया कि भाई काव्य के गुण कितने होते हैं, उनका उल्लेख किया। दूसरा सवाल यहाँ पर आ गया कि काव्य के गुण कितने होते हैं, तो हम बोलेंगे मम्मट के अनुसार काव्य के तीन ही गुण हैं। सवाल पूछा होगा कि भाई क्योंकि जब हम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का आकलन करते हैं तो वहाँ हम देखते हैं गुणों की संख्या 10 तक पहुँच गई है, परंतु मम्मट ने खुद ही काव्य प्रकाश में कहा कि काव्य केवल 10 ही होते हैं, न पुनर्दश है। ठीक है, काव्य केवल 3 ही हैं, 10 नहीं है। तो जब इस पंक्ति को हम आधार बनाते हैं तो यही कहेंगे कि मम्मट के अनुसार काव्य कितने मतलब गुण कितने, 3, माधुर्य ओज प्रसाद, 3 ही तो गुण। काव्य के गुणों की बात कर रहे हैं हम, मानवीय सत्व रजस और तपस गुणों की बात नहीं कर रहे। काव्य में जो है एक माधुर्य है, एक ओज मतलब क्या है, दूसरा एक माधुर्य है और दूसरा अपना क्या बताया यहाँ पर ओज है और तीसरा अपना प्रसाद है। ठीक है, एक में श्रृंगार आदि की प्रधानता होती है, एक में औज में वीरता आदि की, जोश आदि की, उत्साह आदि की प्रधानता होती है, और एक तो प्रसाद है जो सामान्य रूप से तो ऐसे पाया जाता है जैसे मतलब सारी रचनाओं में ही शुद्ध रूप से देखने को मिलता हो। ठीक है, जैसे प्रसाद गुण की अधिकता होती है। तो ये तीन जो है गुणों का वर्णन किया गया मम्मटेन उत्तम, माधुर्य ओज प्रसाद आख्यास त्रेन पुनर्दश है। तो यही लाइन में बता रहा था अभी कि माधुर्य ओज प्रसाद आख्यास त्रेय तेन पुनर्नदश है, न पुनर्दश है। ठीक है, ये न है, मतलब माधुर्य ओज और प्रसाद ये 3 ही गुण होते हैं, 10 गुण नहीं होते। खंडन भी कर दिया, जिस भी विद्वान ने 10 गुण बताए उसका खंडन यहाँ पर काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट के द्वारा कर दिया गया। क्योंकि यदि खंडन नहीं करते तो ये लाइन तो कहने की इनको आवश्यकता नहीं थी कि न पुनर्दश है, ये तो कहने की आवश्यकता नहीं थी। अब जो काव्य के 3 गुण होते हैं उन तीनों गुणों का वर्णन किया कि माधुर्य क्या होता है और कौन सी रचना में पाया जाता है। ठीक है, उसके साथ में ओज कौन सा गुण होता है, इसका स्थायी भाव क्या है, कौन सी रचनाओं में पाया जाता है। ठीक है, जैसे हम रसों की बात करते हैं, और इसी प्रकार से प्रसाद गुण कौन सा होता है और किस तरह की रचनाओं में प्रसाद गुण पाया जाता है, क्योंकि इन सभी के साथ रीतियाँ जुड़ी हुई, वैदर्भी रीति है, गौड़ी रीति है, पंचाली रीति है, गुणों के साथ रीतियाँ भी जुड़ी होती है। ठीक है, तो ठीक है, आगे चलकर फिर हम लाटी आदि की बात, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि माधुर्य आह्लादकत्व माधुर्यम श्रृंगारे द्युति कारणम, अर्थात जो आह्लाद का कारण होता है, जो प्रसन्नता का कारण होता है, वह कौन सा गुण होता है, वो श्रृंगार मतलब जो माधुर्य गुण होता है। और श्रृंगार में पूर्ण रूप से बड़ी जल्दी श्रृंगार में इसका प्रसार हो जाता है, अर्थात मूल रूप से प्रधान रूप से श्रृंगार रस में ये पाया जाता है। श्रृंगारे अर्थात संभोगे दुर्तिर्गति इत्वम। ठीक है, और माधुर्य गुण तारतम्य करुणे विप्रलंगे तत्छान अति मतलब तत्शांते अतिशय अन्वितम। करुण में, विप्रलंब में आदि में भी माधुर्य गुण पाया जाता है। ऐसा नहीं कि मतलब माधुर्य वहां पर केवल अपन सुकुमारता को देखते हैं, लेकिन शुद्ध रूप से हम इसके स्वरूप की यदि बात करें तो ये स्वरूप आपको देखना है कि आह्लादकत्व माधुरम श्रृंगारे द्युति कारणम, यानी सर्वाधिक इसका प्रसार श्रृंगार रस में होता है और ये आह्लाद का कारक होता है, प्रसन्नता का कारक होता है। ये गुण है किसका, साहित्य का प्रथम गुण माधुर्य।
यदि हम दूसरे ओज गुण की बात करें तो दीप्ति आत्मविस्तृते हेतुर ओजो वीर रस स्थिति, मतलब जो अपने आप को ही उद्भव करे, अपने आप को ही प्रकट करे, ठीक है, वह ओज गुण होता है, वह जोश से परिपूर्ण वीर रस से में पाया जाता है, ठीक है। और इसकी जो स्थिति है वीर रस स्थिति, अर्थात इसकी जो स्थिति होती है वो वीर रस में पाई जाती है। तो ये इसका लक्षण हो गया, ठीक है। इसका लक्षण हो गया दीप्त आत्मविस्तृते, जो अपने ही आप को विस्तृत करे, अपने आप को दीप्त करे, उद्दीप्त करे, ठीक है, एक जोश से परिपूर्ण जो है रस बताया गया, और वीर रस में इसकी स्थिति पाई जाती है। अर्थात ये स्थिति चित्तस्य विस्तार हेतुर्भूत वीर रसे विद्यमानो दीप्ति रे ओज गुण कथ्यते, ठीक है। मतलब चित्त के दीप्त के लिए, उसकी प्रदीप्त अवस्था के लिए, उसकी उद्दीप्त अवस्था के लिए, उसमें जोश उत्साह पैदा करने के लिए वीर रस की उत्पत्ति होती है। ओज गुण इसमें पाया जाता है। ओज गुण तारतम विभत्स रौद्रियो, ठीक है, अधिकम क्रमेण से, मतलब इसमें ओज गुण का जो तारतम्य है वो विभत्स और रौद्र आदि रसों में जो है वो अधिक के रूप में, अर्थात अधिकता के रूप में पाया जाता है। चाहे आप विभत्स की बात करें, चाहे आप रौद्र की बात करें, ठीक है। विभत्स में वो भयानक स्थिति होती है, भयानक की तरह, ठीक है, डरावनी स्थिति, और रौद्र जो विकराल रूप, जिसमें मतलब तांडव नृत्य की तरह भगवान शिव जो है, तो एक रौद्र रूप व्यक्ति हम बोलते हैं कि उसने रौद्र रूप धारण कर रखा। तो इन दोनों में ही क्या है, मतलब ये वीर रस पाया जाएगा, और वीर इसलिए पाया जाएगा क्योंकि उसमें ओज गुण होता है। तो इस मैंने बताया कि इनके साथ रीतियां भी जुड़ी होती है, जैसे गोड़ी जुड़ी होती है इसके साथ में, ठीक है। तो इस तरह का भी दृष्टिकोण, रीतियों का भी अपने को साथ के साथ देख करके चलना। और प्रसाद गुण की यदि बात करें तो ये तो सारी रचनाओं में पाया जाता है भाई। जैसे सूखा ईंधन है, और सूखे ईंधन में अग्नि का प्रसार स्वतः ही होता रहता है, हो जाता है, आवश्यकता नहीं है सूखे ईंधन के पास अग्नि लेकर के जाएंगे तो जलेगी, मतलब जलेगी, उस सूखे ईंधन में अग्नि का प्रसार होगा ही होगा। ऐसे सामान्य रचना में प्रसाद का प्रसार होगा ही होगा, क्योंकि यदि उसमें श्रृंगार की प्रधानता नहीं है, यदि उसमें ओज की प्रधानता नहीं है, तो निश्चित रूप से उसमें प्रसाद गुण तो पाया ही पाया जाएगा, और ये तो अनायास ही किसी रचना में व्याप्त हो जाता है। तो लक्षण है शुष्क ईंधन अग्निवत और स्वच्छ जलवत्स्व व्याप्तो अत्यंत प्रसादो सर्वत्र विहित स्थिति, मतलब जैसे सूखी लकड़ी में अग्नि का प्रवेश अपने आप होता है, और जैसे वस्त्र में स्वच्छ जल, मतलब जैसे स्वच्छ जल होता है वो उसका किसी वस्त्र में, अर्थात किसी मतलब कपड़े में उसका स्वतः ही प्रसार हो जाता है, इसी प्रकार बिना किसी कारण से सारी रचनाओं में ही ईंधन के समान, अर्थात मतलब सामान्य रूप से प्रसाद गुण की अधिकता या इसका बाहुल्य पाया जाता है। शुष्क ईंधनेन अग्निवत स्वच्छ जल वस्त्रे च, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें ये वत से लिखा हुआ ये वस्त्रे था, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ध्यान रखना, इसलिए मैंने देखा नहीं उसको। शुष्क ईंधनेन अग्निवत स्वस्थ वस्त्रे जलवत यो गुणो झटिति व्यापनोति स प्रसाद गुण सच सर्वेशु रसों सर्वासी से रचनासु मिलती, मतलब ये सारे रसों में भी विद्यमान रहता है और सारी रचनाओं में विद्यमान रहता है। ऐसा नहीं कि किसी में प्रधान रस के रूप में, अंगी रस के रूप में कोई और रस है तो दूसरा नहीं होगा, उसमें भी प्रसाद की विद्यमानता तो पाई ही पाई जाएगी, ठीक है, सामान्य सी बात है यहाँ पर। अब हम आगे बात करते हैं शब्द शक्तियों की, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको, ऐसा नहीं है कि मतलब जल्दी लेकर के चल रहे हैं, लेकिन चूंकि समय है अपने पास में, इसलिए एक के बाद एक टॉपिक्स को अपन लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। शब्द शक्तियाँ व्याकरण का भी विषय है, परंतु शब्द शक्तियों को हम यहाँ साहित्यिक रूप से यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सवाल नहीं बनते, ये पूछा जाएगा भाई इसमें कौन सी शब्द शक्ति है। अभिधा, लक्षणा, हम व्यंजना की बात करते हैं। अभिधा को हम जो पाठ के रूप में देखते हैं कितनी होती है, शब्द शक्ति व्यंजना कितने रूपों में, जैसे शाब्दी और आर्थी व्यंजना की हम बात करते हैं। लक्षणा में फिर आगे चल के अधिकतम कितने रूप मम्मट के अनुसार, जैसे 80 तक वो स्थितियां पहुंच जाती हैं। एक सामान्य से प्रश्न बनते हैं, इनके अपन नॉर्मल जानकारी करते हैं। देखते हैं शब्द शक्तियां 3 होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। मम्मट अनुसार इन शब्दों के प्रकार 3 हैं, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग, ठीक है। तो जो शब्दों के प्रकार हैं इसी के आधार पर शब्द शक्तियों का निर्माण होता है, शब्द शक्तियां। क्योंकि जहां वाच्य शब्द की प्रधानता होती है वहां पर क्या होती है, अभिधा शब्द शक्ति होती है। जहाँ लक्ष्य शब्द की प्रधानता होती है वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है, और जहाँ व्यंग निकलता है वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो इन शब्दों के जो वाचक हैं, इन वाचक शब्दों के आधार पर ही आगे चल के शब्द शक्तियों का निर्माण होता है, शब्द शक्तियों की उत्पत्ति होती है, इनकी उत्पत्ति होती है। पर यदि सामान्य रूप से जानने की कोशिश करें कि शब्द शक्तियाँ आखिर होती क्या हैं, चर्चा हमने कर ली 3 होती हैं, लेकिन इनके स्वरूप को यदि जानने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि मतलब शब्दों में एक विशिष्ट या चमत्कारी अर्थ जो निकलता है वह अर्थी शब्द शक्ति कहलाता है, ठीक है। इसके हमने अलग अलग कटे, क्योंकि कोई जो वाक्य है, कोई जो शब्द है, उसमें कोई अर्थ तो निकल रहा है। तो यदि हम केवल वाचक जो है, जो बोल रहा है वही उसका अर्थ है, साधारण रूप से हम बात करते हैं हम उसको अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। यदि हम लक्षणों के आधार पर तुलना कर देते हैं तो वो लक्षणा शब्द शक्ति हो जाती है। जैसे मैंने कहा कि भाई उस व्यक्ति की हंसी तो रावण की तरह है, तो मैंने उसकी हंसी को रावण की तरह क्यों कहा, क्योंकि रावण जैसे लक्षण मुझे उसमें नजर आए, इसलिए वो लक्षणा शब्द शक्ति हो गई।
और व्यंजना शक्ति में किसी कथन को प्रत्यक्ष न कह करके, किसी बात को सीधा न कह करके, डायरेक्ट न कह करके इनडायरेक्ट रूप से कह दिया जाए, वहाँ पर क्या हुआ, व्यंजना शब्द शक्ति होती है। सामान्य सी बात आपने यही पढ़ी होगी यहाँ पर, ठीक है। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा में वाचक की प्रधानता होती है, लक्षणा में लक्षक की प्रधानता होती है, और मतलब व्यंजना में व्यंजक की अर्थात व्यंग्य की प्रधानता होती है। इसमें किसी बात को घुमा फिरा के कहा जाता है। मान लो घुमा फिरा के कहा जाता है कि मतलब जैसे मान लिए कि 1 बजे तक मेरी क्लास होने वाली है, कल्पना कीजिए, ठीक है, आपकी कक्षा होने वाली है, मैं पढ़ा रहा हूँ, 1 बज गया और तो छुट्टी होने का समय हो गया, ऊपर 2 मिनट 4 मिनट निकल गए, तो फिर किसी शिक्षार्थी ने कहा कि सर 1 बज गया। वो मुझे भी पता है 1 बज गया, पर उसका जो उद्देश्य था वो घुमा फिरा के इनडायरेक्ट रूप से या प्रत्यक्ष रूप से ये कहना था कि भाई अब छुट्टी का समय हो गया। तो यदि वो बोलता है कि छुट्टी का समय हो गया तो ये तो अभिधा शब्द शक्ति हो जाती, ठीक है। अब कोई बोला कि भाई पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो चूहे कूद रहे जैसे लक्षण नजर आए, वहां पर वो लक्षणा शब्द शक्ति हो जाती। या फिर हम इसका व्यंग में रूप में लेते हैं, यहाँ पर तो भूख लग रही है, तो फिर व्यंजना शब्द शक्ति हो जाती। लेकिन यहाँ कहाँ 1 बज गया, मतलब इनडायरेक्ट रूप से उसका दर्शाने का तात्पर्य है कि भाई भूख लग रही है, छुट्टी का समय हो गया, छोड़ दो। तो ये जो इनडायरेक्ट रूप से समझाए, इसी को अपन व्यंजना कहते हैं। तो इस तरह से 3 प्रकार की शक्तियों का उल्लेख आचार्य मम्मट के द्वारा किया गया है। अब इन शब्द शक्तियों के माध्यम से यदि चर्चा करें तो इन शब्दों को आपको देखना, जैसे ये अभिहिता अन्वयवाद है, अन्विताभिधानवाद है यहाँ पर, ठीक है। तो इन शब्दों को यदि अपन देखेंगे तो इनमें से सवाल बनेगा कि भाई अभितानवादी जो है इनका क्या दृष्टिकोण है, और अन्वित अभिधानवादी जो है इनका क्या दृष्टिकोण है, ठीक है। ये शब्द शक्तियों को लेकर ही, क्योंकि शब्द शक्तियाँ और रस आदि को लेकर ही ये लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो इसमें यदि मत अपन देखें तो यहाँ पर पहले इसको पढ़ना पड़ेगा। अभिहिता अन्वयवाद के अनुसार पहले पद को अभिधा से अभिहित किया जाता है, ठीक है, मतलब अभिहित किया जाता है, ओहित लिखा हुआ है, इसको हम अभिहित करेंगे, पहले इसको पद को अभिहित किया जाता है और फिर आकांक्षा योग्यता सन्निधि के आधार पर अर्थ समझा जाता है। ये 3 प्रकार वाच्यार्थों से के साथ चौथे तात्पर्य अर्थ को भी मानते हैं, ठीक है। अभिहिता अन्वयवाद मतलब ये क्या करते हैं कि ये कहते हैं कि पहले किसी भी शब्द शक्ति का अभिहित किया जाता है, मतलब उसको पहले लिखा जाता है, उसको पहले कहा जाता है और फिर उसका बाद में अन्वय किया जाता है, ठीक है। इसलिए मतलब ये शब्द शक्तियों को मूल रूप से पहले अभिधा को मानते हैं। मतलब इनका जो मूल मत है वो कहता है कि अभिधा के द्वारा ही पहले किसी चीज़ का अर्थ निकलता है, बाकी चीज़ें आप कह रहे व्यंग निकलता और अर्थ निकलता, वो तो बाद की चीज़ें, मूल तो अभिधा है ना, क्योंकि वाक्य तो अभिधा में ही बना है ना, ठीक है, लिखा तो अभिधा में गया ना। तो ये पहले यही चीज़ मानते हैं क्या कि इनसे पहले पद को अभिधा से अभिहित किया जाता है। तो केवल आपको ये रखना है कि भाई अभितानवादी जो होते हैं वो अभिधा के को पहले मानते हैं या पद के अन्वय को पहले मानते हैं, अर्थ को पहले मानते हैं। तो ये अभिधा के माध्यम से ही पहले अन्वय मानते हैं, उस चीज़ को स्वीकार किया जाए और उसके बाद उसके अर्थादि का विधान किया जाता है। ये मत था कि इनका अभिहिता अन्वयवादियों का, ठीक है। और ये 3 ही प्रकार की अभिधा लक्षणा शक्तियाँ जो है उन तीनों की ये चर्चा करते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त मतलब ये एक तात्पर्य अर्थी अर्थात एक चौथी वृत्ति को भी मानते हैं, जिसको हम तात्पर्य वृत्ति कहते हैं। तो ये भी एक नया सवाल हो गया कि भाई तात्पर्य वृत्ति को कौन स्वीकार करते हैं, अभिहिता अन्वयवाद वाले। तात्पर्य वृत्ति का मतलब जो भी आपने पढ़ा है, जो भी अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है, कुछ भी है, पर उनमें से एक तात्पर्य तो निकल करके आ रहा है ना, उसमें से एक वास्तविक दृष्टिकोण निकल करके आ रहा है, उसका जो अर्थ निकल के आ रहा है, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो उस तात्पर्य की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके अनुसार अपन बात करते हैं। लेकिन अन्विता अभिधानवादी जो है, ये इसमें अर्थ में देखिए, पहले उसमें अभिहित है, इसमें अन्वित है। अन्वित अभिधानवादी जो है, नाम से ही क्लियर पता, जो नाम है उसमें देखिए, एक में अभिधा की पहले प्रधानता मानते हैं, दूसरे अन्वय की पहले प्रधानता मानते हैं। तो ये क्या कहते हैं, इनके अनुसार पहले पद अन्वित होते हैं, फिर विशिष्ट अर्थ वाक्य को अभिव्यक्त करते हैं। मतलब जो पहले वाला समुदाय है वो तो क्या कहता है, लक्ष्य अभिधा के द्वारा पहले उसकी अभिव्यंजना होती है और उसके बाद में फिर उसका अन्वय होता है, अर्थ की स्थिति पे पहुंचता है वो वाक्य। परंतु ये जो कहते हैं, ये क्या कहते हैं कि पहले अन्वय होता है उसका और उसके बाद उसके अर्थ को देखा जाता है। मतलब जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब है, क्रमानुसार जो शब्दों को अपन लगाते हैं, वर्णों को लगाते हैं, अन्वय होता है। तो ये क्या है, अन्विता अभिधानवादी क्या कहते हैं, पहले अन्वय को मानते हैं, और अभितावादी जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, पहले अभिधा को अर्थात पहले उसकी अभिव्यंजना को स्वीकार करते हैं। 2 अलग अलग मत है, देखिए दोनों में से सवाल बनते हैं मम्मट के अनुसार। अब हम आगे बात करते हैं। अब काव्य शास्त्र के अनुसार, ये मम्मट के अनुसार हम रस की बात करते हैं। देखिए रस के मामले में हम भरत मुनि को बेहतर जानते हैं, भली बात ही जानते हैं। विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की हम चर्चा करते हैं। लेकिन इन्होंने, आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में रस को अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है। वहाँ हम विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति भरत मुनि का पढ़ेंगे, आधार भी बनाएंगे, नाट्य शास्त्र में हम पढ़ेंगे। लेकिन जब हम काव्य प्रकाश पढ़ रहे हैं या फिर हम अलग से इस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं तो यहाँ इनका दृष्टिकोण भी देखना बहुत जरूरी हो जाता है।
तो ये कहते हैं कि मम्मट के अनुसार कारणानि मतलब कारणानि अन्यथ कारणानि सहकारणी यानी रत्यादि स्थायिनो लोके तानी च नाट्य काव्यो। यहाँ पर ये मतलब ये बताया गया है कि मतलब जो स्थायी आदि भाव होते हैं उसमें से ये पूछा गया है, स्थायी आदि जो भाव होते हैं सहकारी जो भाव उनके साथ मिलते हैं रति आदि के माध्यम से, और फिर जाकर के उसकी निश्चित रूप से रस की उपलब्धि होती है। यहाँ पर अगर हम दृष्टिकोण को देखें वहाँ वो भरत मुनि वाला जो दृष्टिकोण है वही हमें शुद्ध रूप से देखने को मिलेगा। ठीक है, चीज़ वही है। यदि हम कहते हैं कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति, वहाँ पहले विभाव की हम बात करते हैं, अनुभाव की बात करते हैं, फिर उनके साथ संयोग होता है। ठीक है, फिर व्यभिचारी या संचारी भाव जो है वो संचार करते हैं मस्तिष्क तक, और वहाँ जाके स्थायी भाव जागृत होता है तो रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, कुछ ऐसी स्थिति यहाँ पर बताने की कोशिश किया गया कि कारणान अन्यथ कारणानि सहकारिणी यानी, ठीक है, जो मूल कारण होते हैं उनके साथ जो अन्य कारण आकर के टकराते हैं, सहकारी आदि भाव आकर के टकराते हैं, जिसको आप संचारी भी कह सकते हैं। रति आदि ये लिखा है कि मतलब रत्य आदि स्थायी नो, ठीक है, जो रति आदि स्थायी भाव मन में विराजमान होते हैं उसके बाद जो मतलब अन्य सहकारी भाव आकर के टकराते हैं तो कारण की उत्पत्ति होती है, रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो उससे मतलब निश्चित रूप से रस की उत्पत्ति होती है। वही चीज़ है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा घुमा फिरा के कह दिया। प्रश्न जो है इनकी जो व्याख्या है इसको आपको ध्यान रखना। विभाव अनुभाव कथ्यन्ते व्यभिचारण व्यक्त और सतर विभाव स्थायी भाव रस स्मृत है। वही चीज़ वही कहा गई कि भाई जो विभाव है अनुभाव है, जो भरत मुनि ने कहा है विभाव है अनुभाव है, ठीक है, कथ्यन्ते व्यभिचारण, जिनको व्यभिचारी भाव कहा जाता है, व्यक्त सतर विभाव स्थायी भाव रस है। वो भी जब स्थायी भाव के साथ जो मतलब टकराता है, स्थायी भाव के साथ जब स्पर्श करता है तो वहाँ पर भी क्या होती है, रस स्मृत, अर्थात वहाँ पर भी रस की उत्पत्ति होती है। चीज़ वही है, लेकिन इनका जो परिभाषा है वो अलग है। तो ये जो कारणानी कारण मतलब जो व्याख्या आती है, जो उक्ति आती है, तो आपको देखना मम्मट क्या है, और यदि विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगाद आता है तो फिर आपको देखना है वो भरत मुनि का। ठीक है, वो एक छोटा सा दृष्टिकोण वहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया गया है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं रस के विषय में विद्वानों का मत, क्योंकि हम कहीं भी देखें, चाहे हम भट्ट लोलट का मत देखते हैं, पहले हम भरत मुनि के मत को देखते हैं, और जो भरत मुनि के बाद जो फिर उसके बाद में रस को लेकर के विभिन्न आचार्यों ने जो समीक्षा की है उसको हम देखते हैं। तो आप वहाँ नाट्यशास्त्र के बाद भी इस व्यवस्था को देख सकते हैं, यहाँ भी काव्य शास्त्र में भी इस व्यवस्था को देख सकते हैं। कहीं भी देखें, एक ही जगह अपने को पढ़ना है, यहाँ अपन कर लेते हैं उसको। ये पूछा जाएगा कि भाई भट्ट लोलट के वाद को क्या कहते हैं, थोड़ा सा बस रह गया अपना, भट्ट लोलट के वाद को क्या कहते हैं। तो यदि हम देखें कि भट्ट लोलट के वाद को अपन क्या कहते हैं तो अपन उसमें क्या करेंगे, भट्ट लोलट के वाद को अपन क्या कह रहे हैं, उत्पत्तिवाद कह रहे हैं। एक प्रश्न का उत्तर हो गया, भट्ट लोलट का वाद उत्पत्तिवाद, तो अपन उत्पत्तिवाद की बात करें। अनुकार्य रामादि में मतलब क्या, रस की उत्पत्ति होती है, ये मानते हैं। उत्पत्तिवाद का अर्थ है, वो कहते हैं कि भाई जो रस है वो अनुकार्य में उत्पन्न होता है, इसलिए हमने उसको उत्पत्तिवाद कहा। तो एक प्रश्न बनता है कि भट्ट लोलट के वाद का नाम बताइए, उत्पत्तिवाद, और ये रस की उत्पत्ति कहाँ मानते हैं, तो ये रस की उत्पत्ति अनुकार्य में मानते हैं। मतलब किसी व्यक्ति ने यदि राम का रोल निभाया तो उस व्यक्ति में जब वो जो राम है, जब वो राम का अनुसरण करने लगेगा ना, तब वहाँ से रस की उत्पत्ति होगी। जब तक वो व्यक्ति खड़ा है तब तक उसमें रस नहीं है, लेकिन जब उसने उस व्यक्ति का अनुभव किया, जिसका वो रूप जिसने धारण कर रखा है, जब उसका अनुभव करता है वो और उसके साथ हाव भाव लेता है, एक्शन लेता है, तो वहाँ पर उसको रस की उत्पत्ति दिखाई देती है। तो ये दृष्टिकोण वहाँ पर देखने को मिलता है। यदि हम शंकुक की बात करें, इनके रस की बात करें, इनके मत की बात करें, तो अनुमितिवाद है। शंकुक अनुमितिवाद, ये अनुमान पर महत्व देते हैं। ठीक है, और इनका क्या मानना है कि सामाजिक नट में विद्यमान न होने पर भी रस का अनुमान कर लेता है चित्त तुरंग न्याय। ठीक है, अनुमितिवाद का मतलब क्या, वो क्या कह रहा था, ऊपर जो मत है वो उस मत के अनुसार तो क्या हुआ कि वो उसमें क्या है, उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति कह रहा है। उत्पत्तिवाद में मतलब नट में उत्पत्ति होती है, अनुकार्य में। लेकिन ये मतलब क्या कह रहे हैं, शंकु का अनुमितिवाद क्या कहता है, एक बार फिर देखते हैं इसको, कि सामाजिक नट में विद्यमान न होने पर भी रस का अनुमान कर लेता है चित्त तुरंग न्याय। सामाजिक दर्शकों को कहा गया कि जो भी दर्शक नाटक को देख रहे होते हैं, ठीक है, वहाँ उनको लगता है कि उसमें रस नहीं है, जो जिस नेता में आप रस की बात कर रहे हो उसमें रस नहीं है, लेकिन वह जो व्यक्ति होता है वो उसमें अनुमान कर लेता है। जो व्यक्ति बैठा हुआ है, जो दर्शक बैठा हुआ, जो सामाजिक बैठा हुआ है, तो सामने जो भी व्यक्ति किसी रोल को करता है, यदि किसी व्यक्ति कोई पात्र किसी नायक के पात्र को में ढलने की कोशिश करता है, तो व्यक्ति अपने साथ उसको जोड़ लेता है। जो सामाजिक बैठे होते हैं, जो दर्शक बैठे होते हैं, वो उस व्यवस्था को अपने साथ जोड़ लेते हैं। उसमें रस होता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी महसूस कर लेते हैं कि यदि राम का सीता से वियोग हो रहा है तो उनको सबको पता है कि भाई यहाँ असली वियोग तो दिखाया नहीं जा रहा, ये तो पर्दे पर ही चल रहा है।
ये स्थितियां जो है ये तो पर्दे पर चल रही, वो भी जानता है कि ये राम नहीं है, वो भी जानता है ये नायिका सीता नहीं है, लेकिन 1 मिनट के लिए, कुछ क्षणों के लिए अपने आप को इस व्यवस्था से जोड़ लेता है, ऐसा महसूस करता है कि जो सामने मेरी आंखों के सामने जो दृश्य चल रहा है, ठीक है, इसमें वो व्यक्ति नायक ही है, तो इसमें वो उसका अनुमान कर लेता है। तो जब अनुमान करता है वो सामाजिक, वहां उसको रस की उत्पत्ति होती है, चित्र तुरंग न्याय के समान। चित्र तुरंग यानी घोड़ा होता है, मतलब हमने पिक्चर में किसी घोड़े को देखा, ठीक है, तो हमें पता है वो घोड़ा नहीं है, लेकिन उसमें उसके बावजूद भी हम उसको घोड़ा कहते हैं, हम उसके बावजूद भी उसको घोड़ा कहते हैं। इसलिए घोड़ा कहते हैं क्योंकि उसमें घोड़ी जैसी आग करती है, घोड़ा नहीं है, घोड़ा जैसा काम नहीं कर रहा, हम सवारी नहीं कर सकते, ठीक है, किसी तरह का भाव उसमें नहीं है, लेकिन तो भी उस पिक्चर को हमने घोड़ा मान लिया। इसी प्रकार वो नायक में रस होता नहीं है, परंतु उस व्यक्ति के द्वारा, उस सामाजिक के द्वारा मान लिया जाता है। अनुकरण करने के कारण इनके सिद्धांत को अनुमितिवाद कहा गया। अब भट्ट नायक का भुक्तिवाद है, ठीक है, भट्ट नायक, वो भट्ट लोलट थे, ये भट्ट नायक है। भुक्तिवाद, अनुकर्ता नायक को तटस्थ वास्तविक रसानुभूति तो दर्शक को होती है। भुक्तिवाद क्या कहता है? भुक्तिवाद कहता है कि रस की प्राप्ति उसको होती है जो उसका उपभोग करता है। रस की प्राप्ति उसको होती है जो उसका उपभोग करता है। कैसे उपभोग करता है? वो सामने वाला जो है उसमें रस नहीं है, रस तो दर्शक में होता है, जो सामने बैठा हुआ है ना दर्शक, ऑडियंस, उसमें रस होता है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जब व्यक्ति का मन भाव होता है कि भाई हाँ मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा तो मुझे उसमें रस महसूस होगा, यदि मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो मैं उसको अवॉइड कर दूंगा। यहाँ पर तो रस अगर उसी में होता, उस व्यक्ति में, उस नायक में रस होता, तो जितने भी दर्शक सामने बैठे हुए 1000, 2000 या 10-5 व्यक्ति, सभी को समान रूप से रस की उत्पत्ति होती, लेकिन सबको समान रूप से रस की उत्पत्ति नहीं हो रही, ठीक है। कुछ व्यक्तियों को उसमें आनंद आ रहा है और कुछ व्यक्ति उसमें उबासी ले रहे, नींद आ रही वहाँ पर। क्यों? क्योंकि रस उस व्यक्ति में है जो सामने बैठा हुआ, उसमें इंटरेस्ट ले रहा है तो अपने आप को कनेक्ट कर लिया, रस की अनुभूति हो रही, रसानुभूति, और जो इंटरेस्ट नहीं ले रहा उसको नींद आ रही यहाँ पर। तो ये उपभोग करता है, तो जो व्यक्ति खुद उसको महसूस करता है ना, उसका उपभोग करता है, इसीलिए उसमें रस की उत्पत्ति होती है। इसीलिए इनके सिद्धांत को हम भुक्तिवाद के नाम से जानते हैं। आगे हम अभिनव गुप्त की बात करते हैं। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद, सामाजिकों के हृदय में संस्कार रूप में विद्यमान भाव आलंबन आदि से अभिव्यक्त हो जाता है। ये भी यही कहते हैं अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त का, कि वो रस ऑलरेडी व्यक्ति के मन में पहले से विद्यमान होता है। रस जो होता है ऑलरेडी व्यक्ति के मन में पहले से विद्यमान होता है, लेकिन उसके साथ अपने आप को जो जोड़ लेता है, उसकी अनुभूति करने लगता है। आलंबन और उद्दीपन आदि जो भाव होते हैं, ठीक है, तो वो उद्दीप्त कर देते हैं उस अवस्था को। भाई मेरे अंदर प्रेम पहले से विद्यमान है, लेकिन जब मैं आलंबन को देखूंगा, मैं आकर्षण को देखूंगा, किसी व्यक्ति को मेरी ओर आकर्षित होता हुआ देखूंगा, तो मेरे अंदर का जो श्रृंगार का भाव है, स्थायी भाव, रति भाव है, वो जागृत हो जाएगा, उद्दीप्त हो जाएगा। तो ये कहते हैं कि व्यक्ति में रस ऑलरेडी पहले से संस्कार रूप में विद्यमान होता है, लेकिन आलंबन और उद्दीपन आदि जो भाव होते हैं उनके माध्यम से वो जागृत अवस्था को प्राप्त हो जाता है और उसका रस का महसूस करने लग जाता है, ठीक है, आभास होता है। तो यही बात है, भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद है, शंकुक का अनुमितिवाद है, भट्ट नायक का भुक्तिवाद है, ठीक है, और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद है। क्या है? चारों वादों की हम चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। और लास्ट में हम देखते हैं रस दोषों की अपन बात करते हैं। तो यहाँ मुख्य रूप से अपन बात कर रहे हैं रस के दोषों की। तो इस रस के दोषों में अब क्या करेंगे कि रस अपकर्ष का दोषा, अर्थात कोई रस कहीं का इंटरेस्ट आ रहा है, उसमें बीच में जो बाधा बन जाती है, उस बाधा को अपन क्या कहते हैं? रस अपकर्षक कहते हैं, अर्थात रस का दोष कहते हैं, ठीक है। तो कैसे उसका रस का दोष का कहेंगे? मुख्यार्थ रति दोषों, अर्थात मुख्यार्थ का हरण करने वाली जो स्थिति है उसको अपन दोष कहते हैं। ऐसे ही विद्वानों ने कहा रस अपकर्ष का दोषा, चीज वही है, ठीक है। हम मम्मट की बात कर रहे हैं तो इन्होंने कहा कि भाई मुख्य अर्थ का जो हरण करने वाला, बाधन करने वाला, रोकने वाला जो भाव है वही दोष कहलाता है। तो इसमें हम रस के दोष की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम काव्य के दोषों की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ विभिन्न प्रकार के काव्य के दोष होते हैं। हम केवल रस दोषों की बात कर रहे हैं काव्य शास्त्र में। तो ये बात कर रहे हैं व्यभिचारी भावों के वाचक शय से कथन करना, अनुभव का कष्ट कल्पना, ठीक है। रस की स्वशब्दवाचकता, ये अलग अलग भाव, जैसे व्यभिचारी भावों का वाचक रस से कथन करना, ठीक है, ये एक अलग दृष्टिकोण हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये कुछ इसमें मिसप्रिंट है, केवल अपने को ये नहीं देखना है, अपने को ये देखना है कि व्यभिचारी भावों का वाचक जो है, जो व्यभिचारी भाव, वहाँ पर भी कई बार अपने को रस का दोष दिखाई देता है। इसी प्रकार अनुभवों की कष्ट कल्पना, जो विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव होते हैं, जिसमें अनुभव होते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव होते हैं। इसी प्रकार कायिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य, जो 4 प्रकार के अनुभव होते हैं, कई बार उन अनुभव में भी कष्ट कल्पना हो जाती है, मतलब ठीक ढंग से उसका पालन नहीं हो पाता नायक के द्वारा। वहाँ भी कई बार अपने को रस की अनुभूति होती है, हो कुछ और रहा है, एक्शन कुछ और रहा है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन दर्शाया कुछ और जा रहा है यहाँ पर। तो ये जो कष्ट कल्पना है ना, इसके कारण से भी रस का दोष आ जाता है, ठीक है। लगता है कि यहाँ पर श्रृंगार का पालन होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर श्रृंगार दिखाई नहीं दे रहा। लगता है यहाँ पर उदासी शांत रस होना चाहिए, लेकिन एक्शन कुछ और किया जा रहा है यहाँ पर। तो रस का जो मतलब खंडन हो जाता है, उस स्थिति में रस का दोष हो जाता है,
ठीक है। रस की स्वशब्दवाच्यता, ये रा नहीं रस है, रस की स्वशब्दवाच्यता मतलब अपने ही माध्यम से जब रस अपने आप को व्यक्त होने लगता है, वहाँ भी ये रस का दोष, ये नाम है केवल। विभाव की क्लिष्ट कल्पना, जो विभाव अनुभाव की हम बात करते हैं, आलंबन और उद्दीपन विभाव होते हैं, उसकी कई बार बड़ी कष्ट कल्पना हो जाती, उसको शुद्ध रूप से व्यक्त नहीं कर पाया जाता कि विभाव है कि अनुभाव है कि व्यभिचारी भाव है, आलंबन दिखाई दे रहा है या उद्दीपन दिखाई दे रहा, क्लियर नहीं कर पाता एक तौर से दर्शक के द्वारा, तो वहाँ भी कई बार रस का दोष अपने को शुद्ध रूप से दिखाई देने लगता है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद अपन बात करते हैं दो बार दीप्ति, जैसे कुमार संभव का दो बार दीप्ति का मतलब पुनः पुनः दीप्ति होती, कई बार क्या होता है रस में पुनः पुनः दीप्ति होता है, पुनः पुनः दीप्ति दोष दिखाई देता है। उसमें क्या होता है एक बात को जब कह दिया जाता है उसी बात को फिर वापस से रिपीट किया गया, फिर वापस मतलब हर बार उस चीज़ को दोहराया जा रहा है, तो जब एक ही चीज़ को बार बार दोहराया जाएगा तो चाहे वो पाठक होता है चाहे वो दर्शक होता है वो ऊब महसूस करेगा, और वहाँ भी रस में अपने आप में कहीं न कहीं दोष हो जाता है। उदाहरण के रूप में दिया गया यहाँ पर, जैसे रति विलास की बात की जाती है कुमार संभव, कुमार संभव खंड काव्य कालिदास का, उसमें रति की बात की जाती है। जब शिव के द्वारा कामदेव को भस्म कर दिया जाता है तो उनकी पत्नी रति विलाप करती है, तो लेकिन उस विलाप की कोई सीमा तो होगी, जब बार बार उसी विलाप को दर्शाया जा रहा है तो वो रस दोष हो जाता है, पुनः पुनः दीप्ति रस दोष हो जाता है। इसी प्रकार कुमार संभव के बाद हम बात करते हैं एकांड विस्तार। एकांड विस्तार मतलब क्या होता है रस दोष में, एकांड विस्तार में मतलब जहां उसकी आवश्यकता नहीं है वहां भी आप रस को दिखा रहे हो। एकांड विस्तार में आवश्यकता नहीं है, वहां भी यदि उस रस को आप दिखा रहे हो दर्शा रहे हो तो वहां भी क्या होता है रस दोष होता है। वेणी संघार की बात की, वहां पर व्यक्ति मरे पड़े हैं यहाँ पर, ठीक है, चारों तरफ से मारकाट मच रही है, और जो दुर्योधन है वो भानुमति के बाद साथ में जो श्रृंगार की प्रेम की बातें करते हैं वहां पर, तो ये तो मतलब इस तरह से व्यवस्था नहीं, रस का तो दोष ही हो रहा है ना उपस्थित, तो इस तरह भी कई प्रकार के दोष होते हैं। अप्रधान का अधिक विस्तार, जैसे हयग्रीव में नायक विष्णु से अधिक अन्य पात्र को महत्व देना, ये बात है अप्रधान का अधिक विस्तार। भाई जो मेन पात्र है नायक को तो उसी रूप में आप दिखाएंगे, उसी को हाईलाइट करेंगे, लेकिन उस नायक को आप दबा दोगे और उससे ज्यादा किसी अन्य पात्र को चढ़ा दोगे ऊपर, वहां भी रस दोष हो जाएगा। जैसे हयग्रीव की बात बताइए, मूल नायक विष्णु है, विष्णु को नीचे दबा दिया और हयग्रीव को हाईलाइट कर दिया यहाँ पर, यहाँ भी अपने आप में किस तरह का रस दोष होता है। और इसी प्रकार से प्रकृति का विपर्य, जैसे कर्पूर मंजरी में औचित्य का त्याग करके पार्वती परमेश्वर को दर्शाना, ठीक है, ये प्रकृति के विपरीत यदि आचरण किया जाता है तो वहां भी रस का दोष होता है। प्रकृति भाई जो चीज आपको समाज में दिखाई दे रही है आप वैसा ही आचरण करेंगे, वैसा ही वर्णन करेंगे, लेकिन जो समाज की जो सीमाएं बनी हुई हैं, जो सामाजिक बंधन बने हुए हैं, सामाजिक परिसीमाएं बनी हुई है, उनसे बाहर जाकर के आप काम करेंगे तो वो भी रस दोष हो जाएगा अपने आप में। तो प्रकृति के विपर्य मतलब जो विपरीत अवस्था है उसको भी अपन रस दोष की कोटि में स्वीकार करते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पार्वती और परमेश्वर की बात करते हैं, जैसे शिव और पार्वती के रति प्रसंग को दिखाया गया, ठीक, आंतरिक प्रसंग है भाई, पति पत्नी का जो आंतरिक प्रसंग है, और वो भी देवताओं का, भाई जिसको हम देवत्व की कोटि में लेते हैं वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, उनको हम आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं। उस शिव और पार्वती के रति प्रसंग को यदि आप दिखाते हैं और वो भी बहुत व्यापकता से यदि आप दिखाते हो, सूक्ष्मता से, तो वो भारतीय परंपरा में कहीं न कहीं अस्वीकरणीय होता है, और ये स्थिति भी जो होती है कहीं न कहीं रस के दोष के अंतर्गत स्वीकार करती है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के रस, सवाल केवल इतना सा बनेगा कि जब बार बार किसी रस को दर्शाया जाता है तो कौन सा होगा, पुनः पुनः दीप्ति होगा, ठीक है। जब बिना प्रसंगवश किसी के सामने दिखाया गया तो हम उसको दूसरे नाम से देंगे, जो हमने भानुमति की बात की, ठीक है। जब समाज की मर्यादाओं के विपरीत होगा तो हम दूसरे रस के रूप में हम स्वीकार करेंगे, जैसे हमने शिव और पार्वती के रूप में बात की। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के रसों का दोष के रूप में हम इसमें स्वीकार करते हैं। आज हम मूल रूप से पढ़ रहे थे काव्यशास्त्र। काव्यशास्त्र में हमने काव्य के लक्षण से लेकर के सारी काव्यशास्त्रीय परंपराओं को पढ़ा। हमने काव्य लक्षणों की चर्चा की, काव्य के दोषों की चर्चा की, काव्य के स्वरूप की चर्चा की, काव्य के प्रयोजन की चर्चा की, ठीक है। उसमें रस कितने प्रकार के हैं इसकी अपन ने चर्चा की, दोष किस भांति उपस्थित होते हैं उनकी हमने चर्चा की, ठीक है। उनके गुण कितने होते हैं, माधुर्य, ओज, प्रसाद आदि, इसकी हमने चर्चा की। हेतु कितने होते हैं, शक्ति, निपुणता, हेतु आदि, इनकी हमने चर्चा की, ठीक है ना। कौन व्यक्ति लिख सकता है, कौन व्यक्ति नहीं लिख सकता, प्रतिभा का क्या रोल होता है। काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में एक पूरी शास्त्रीय दृष्टिकोण पर जिस तरह से सवाल बन सकते थे उन सब का व्यापक दृष्टिकोण लेकर के हमने चर्चा की है। आज की क्लास में इतना ही, कल किसी नए विषय के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।